Good afternoon, everyone. All the students taking online live class, good afternoon. और क्या हाल चाल है? बढ़िया. चलो अभी स्टार्टिंग की जो क्लासेस आपको ऑल्टरनेट डेज हो रही है नहीं? थर्सडे हुई, फ्राइडे छुट्टी, अब सैटरडे, फिर संडे छुट्टी. ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे. एक बार में ज़्यादा जोर डालना भी ठीक नहीं है ना. तो जैसे कि मैंने परसों बताया था आपको कि विल स्टार्ट विद द टॉपिक इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स. और ये टॉपिक मैंने बताया था, इट्स नॉट अ पर्टिकुलर लॉ, रादर अंडर दिस टॉपिक विल डिस्कस what are the rules or principles one has to apply for doing the correct interpretation of the laws. And that's why can I say that this topic is a supporting topic for all the laws, for all the laws. हम कोई भी लॉ पढ़िए, चाहे भी आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी लॉ पढ़िए, तो अल्टीमेटली लॉ पढ़ने के कुछ नियम है, सिद्धांत है, कुछ प्रिंसिपल्स है, रूल्स है. वो सारे रूल्स, प्रिंसिपल, सिद्धांत सब आपको इस टॉपिक में आपको मिलेंगे, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट. दैट्स वाई दिस इज नॉट एन एक्ट, बेसिकली टॉपिक कंप्राइज ऑफ all those principles or rules one should apply for doing the correct interpretation of the laws. And उस point of view से ये अपने आप एक बहुत important topic है और supporting topic है to all the other laws. That's why सबसे पहले हम ये वैसे भी पढ़ना चाहिए एंड हम इससे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, इज दैट क्लियर? मैंने बताया था रिजल्ट से पहले हमारा टारगेट है एक इंटरप्रिटेशन टॉपिक करेंगे और एक जनरल क्लॉजेज एक्ट. तो एक बार इंटरप्रिटेशन टॉपिक करीब 7-8 क्लासेस लिखेंगे इसके अंदर. ठीक है, एंड वो कंप्लीट करने के बाद आपको हम जनरल क्लॉजेज एक्ट पढ़ेंगे और उसके बाद रिजल्ट्स के बाद हम स्टार्ट करेंगे विद कंपनीज एक्ट एंड पहले 10 चैप्टर हम लगातार फिर पढ़ेंगे. ठीक है, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि मेजर पार्ट ऑफ द सिलेबस आपका वही है. मैंने सारा सिलेबस वगैरह लास्ट क्लास में डिस्कस किया था. इज दैट ओके? नाउ जो टॉपिक है हमारा, दैट इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स. See this particular topic, first of all, जो टॉपिक का नाम है या चैप्टर का नाम है, इसका मतलब क्या होता है पहले ये समझेंगे. इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है टू फाइंड आउट द मीनिंग. जब हम बोलते हैं इंटरप्रेट दिस, इट मीन्स टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दिस. तो मीनिंग ऑफ द वर्ड इंटरप्रिटेशन इज दैट इज द टू फाइंड आउट द मीनिंग. नाउ द टॉपिक नेम इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैच्यूट्स. तो किसका मीनिंग निकालना है? स्टैच्यूट्स का. स्टैच्यूट्स का मतलब होता है रिटेन लॉज जो कि जनरली एक्ट्स के फॉर्म में होते हैं. एनी एक्ट लाइक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट. ठीक है, ये सब क्या है? स्टैच्यूट्स हैं. दे आर ऑल स्टैच्यूट्स. स्टैच्यूट्स दैट इज द रिटेन लॉज. रिटेन लॉज जनरली एक्ट्स, बाकी रूल्स रेगुलेशन और भी चीजें हैं, बट मेजरली द एक्ट. इज दैट क्लियर? अगर पिछली क्लास में ही हमने एक डिस्कशन किया था कि साहब जितने भी एक्ट्स हैं ये कौन बनाता है? लेजिस्लेचर. खाली पार्लियामेंट नहीं बोलना, पार्लियामेंट इज वन पार्ट ऑफ द लेजिस्लेचर. अगर स्टेटलेस मैटर का कोई अगर मैटर है उस पर लॉ बनाना, तो पार्लियामेंट थोड़ी बनाएगा. तो इसलिए आपका आंसर ये होना चाहिए लेजिस्लेचर मेक्स लॉज. ठीक है, खाली पार्लियामेंट बोल रहे हैं आप, अधूरा आंसर बोल रहे हैं. ठीक है, एक बार मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया इसके ऊपर. एक मेरा स्टूडेंट था और वो मेट्रो में ट्रैवल कर रहा था, तो हाथ में किताबें थी कुछ लॉ की, आपकी सीए की, अगर जैसे आपके हाथ में होती है. तो बगल में कोई एडवोकेट साहब बैठे थे काला कोट पहन के. तो ऐसे लोग को तुम देना, वो जब बगल में देखते हैं कोई विद्यार्थी है और वो कुछ पढ़, तो कुछ ना कुछ पूछेंगे जरूर, बेटा क्या कर रहे हो. ठीक है, तो मेरा सीएस का स्टूडेंट था वो. ठीक है, उसके सीएस में आप जानते हैं लॉ ही लॉ भरा हुआ. ठीक है, तो उसके हाथ में कई सारे वो कंपनी लॉ, कई सारी किताबें थी. उसको बेटा लॉ पढ़ते हो? बोला हाँ. तो उसे पूछा कि बेटा लॉ कौन बनाता है? वो टेस्ट शुरू हो गया. आप जानते हैं कई सारे लोग तो टेस्ट खड़े खड़े टेस्ट ले लेते हैं. लॉ कौन बनाता है? बेटा पढ़ते हो, बताओ लॉ कौन बनाता है? तो उस बच्चे बना सर लेजिस्लेचर बनाता है. तो वकील साहब ने बोला बेटा गलत, पार्लियामेंट बनाता है. वकील है, ठीक है.
देखिए खाली काला कोट पहनने से समझदारी नहीं आ जाती। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, समझदारी बहुत कम लोगों में है, बहुत कम लोगों में। इसलिए आप एक चीज़ नोट करना, आप किसी भी प्रोफेशन को लो, चाहे वो सीए हो, सीएस हो, एडवोकेट्स हो, एमबी हो, डॉक्टर्स हो, इंजीनियर, एनी प्रोफेशन, उसमें जितने लोग उस प्रोफेशन में हैं, ऑलरेडी प्रोफेशनल है, डिग्री है उनके पास, उसमें समझदार लोग बहुत गिने हुए हैं। इसलिए आप देखोगे हर प्रोफेशन में कुछ गिने, प्रोफेशनल डिग्री होने के बाद भी कुछ गिने चुने प्रोफेशनल ही सक्सेसफुल है, बाकी लोग सक्सेसफुल नहीं है। मैं समझता हूँ प्रोफेशनल डिग्री में इतनी ताकत तो जरूर होती है कि दाल रोटी आपको भूखे नहीं मरेंगे आप, इतना तो पक्का है कि रोजी रोटी तो कमाई लगा। लेकिन एक होता है एक अच्छी खासी सक्सेस पाना, वो आपको बहुत लिमिटेड लोग ले पाते हैं, वो जिनको समझ होती है। सब लोग का समझ नहीं होती। डिग्री इज नॉट एवरीथिंग। मैं हमेशा इसलिए हमेशा मेरा पढ़ाने का स्टाइल ये होता है कि हर चीज़ को बहुत डिटेल में समझो। उससे क्या होता है कि आपको बाद में जाके एक वो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बनेगा। वो भले अभी इतना नज़र नहीं आएगा आपको, अभी थोड़ा बहुत अभी नज़र आएगा, लेकिन बाद में और ज़्यादा नज़र आएगा। एक डिफरेंशिएटिंग, कि 4 चार्टेड अकाउंटेंट खड़े, आप अलग नज़र आओगे, वो 3 अलग नज़र आएंगे, ठीक है। तो मेरा हमेशा एक प्लान, हमेशा एक दिमाग मोटिव ये होता है कि आप एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जब तक नहीं होगा आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस। बाकी तो ठीक है, दाल रोटी तो चली जाएगी, इतना तो मैं बता, डिग्री में इतनी ताकत तो होती है। एनीवे देखिए, एक्ट्स दैट इज द लेजिस्लेचर बना रहा है। अब एक चीज देखिए, लेजिस्लेचर कोई भी एक्ट बनाता है, कोई भी, चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर हो चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर हो, क्या उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस, ऑब्जेक्टिव, इंटेंशन होती होगी? ये सुनो, ऐसा तो नहीं कि साहब पार्लियामेंट ने या किसी स्टेट के स्टेट लेजिस्लेचर ने ऐसे मुंह उठाया लॉ बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है। देयर मस्ट बी सम पर्पस, देयर मस्ट बी सम इंटेंशन, देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव। ये सुनो, तो आई कैन से दैट वेन एवर द लेजिस्लेचर मेक्स एनी लॉ, legislature has some intention behind that, intention to achieve a particular purpose or objective. Yes or no? कि हमें ये पर्पस अचीव करना है, हमें ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, उससे अचीव करने के लिए हम इस इंटेंशन से ये लॉ बना रहे हैं, हाँ है ना? तो देयर मस्ट बी सम इंटेंशन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल हूसोएवर इज मेकिंग दैट एक्ट। एंड कौन बनाता है, सब चीज़ें मैं लास्ट क्लास में बता दूंगा कैसे बनाता है, कौन से मैटर पर, अब आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए, रिलेट कर सकते हैं आप। तो देयर इज सम इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड मेकिंग दैट लॉ, इंटेंशन टू अचीव अ पर्टिकुलर पर्पस, इंटेंशन टू अचीव अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। उसको अचीव करने के लिए एक्चुअली आपको कोई ना कोई एक्ट बनता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नाउ दैट्स व्हाई कैन आई से दैट, क्योंकि एक्ट सारे रिटन फॉर्म में है, मैंने क्या लिखा साहब, स्टैट्यूट इज द रिटन लॉज, और रिटन लॉज आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ एक्ट्स। तो कहने से जितने भी एक्ट्स हैं मेड बाय द लेजिस्लेचर, मे बी सेंट्रल लेजिस्लेचर और द स्टेट लेजिस्लेचर, क्या उनको मैं कह सकता हूं उन एक्ट्स के थ्रू लेजिस्लेचर ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, अपनी मंशा बताई कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं, हाँ या ना? अलग अलग एक्ट्स के थ्रू अलग अलग पर्पस है, ये नहीं कि सारे एक्ट का सब पर्पस सेम है, अलग अलग एक्ट्स का अलग अलग पर्पस है। तो कहने से दैट जितने भी एक्ट्स हैं मेड बाय द लेजिस्लेचर, मे बी सम एक्ट्स मेड बाय सेंट्रल लेजिस्लेचर, सम मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, इन सारे एक्ट्स जो बने हुए इसके पीछे लेजिस्लेचर की कोई ना कोई मंशा है, और अलग अलग एक्ट के पीछे अलग अलग ऑब्जेक्टिव, अलग अलग इंटेंशन, अलग अलग पर्पस है। ये सुनो, तो कहने से द एक्ट इज नथिंग, इट्स अ, कैन आई पुट इट लाइक दिस, act is nothing, it's the written will of the legislature. Will means इच्छा, अब बोलते हैं विलिंग वर्ड बनते हैं, तो विल से ही बना विलिंग, ठीक है। तो उसकी क्या राइटिंग में है, क्या है राइटिंग में। तो कहने से एक्ट इज नथिंग बट द स्टैच्यूट, और एक्ट इज नथिंग बट इट्स अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। राइटिंग में आपको लेजिस्लेशन ने अपनी इच्छा व्यक्त की है, एंड दैट वी कैन से दैट इट्स अ रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेशन। विनीत, आप अपने एंड पे इंटरनेट कनेक्शन चेक कीजिएगा, आई थिंक बाकी बच्चों को क्लास प्रॉपरली ट्रांसमिट हो रही है। विनीत, जस्ट चेक योर एट योर एंड, मे बी सम इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम इज देयर। तो स्टैच्यूट और एक्ट, यू कैन से दैट इट इज नथिंग बट द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। अच्छा, जब ये रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर है, तो अगर आप कोई भी स्टैच्यूट को इंटरप्रेट करते हैं,
तो सबसे पहले क्या हमें आपको उस एक्ट के पीछे क्या लेजिस्लेचर की इंटेंशन थी, क्या विल थी, क्या पर्पस और ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए वो एक्ट बनाया गया, क्या पहले सबसे पहले हमें वो समझना चाहिए, ये सुनो। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दैट, और हम खाली शब्दों को पढ़ते हैं जो आप एक्ट में लिखे होते हैं, सेक्शंस और उसके अंदर जो वर्ड्स लिखे होते हैं, एंड वी रियली रीड दैट ओनली, वी कैन नेवर बी अ गुड इंटरप्रेटर ऑफ लॉ, कभी भी नहीं। और अनफॉर्चुनेटली जो मेरी समझ है, ज्यादातर लोग लॉ के बारे में क्या सोचते हैं, जो शब्द लिखे हुए उसको अंग्रेजी को हिंदी में ट्रांसलेट कर दिया, यही लॉ इंटरप्रिटेशन है। ज्यादातर लोग की ये सोच है। बच्चे तो बच्चे, लॉ पढ़ाने वाले टीचर भी ऐसे सोचते हैं। इसलिए आप देखो कई जगह कि जो टीचर लॉ का है ही नहीं, कोई लॉ का बैकग्राउंड नहीं, वो भी लॉ पढ़ा रहा है। उसको क्या लगता है इसमें क्या लिखा, जो लिखा उसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। बट इट्स नॉट लाइक दैट। अगर ऐसा होता तो फिर मैं बोलता, अगर ऐसा होता तो एवरी इंग्लिश टीचर वुड हैव बिकम द लॉ टीचर। हाँ, उसको तो इंग्लिश आती है, उसको इंग्लिश तो मेरे से अच्छी आती है, ये सुनो, बट इंग्लिश का ही टीचर है। बट सवाल उठता है, लॉ इज नॉट ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू हिंदी। और ज्यादातर लोग के दिमाग में यही वहम है, इसलिए आप सुनो लॉ में क्या समझने का है, वो याद करने का है, फलाना फालतू की बातें करते हैं। पता नहीं एक्चुअली समझ नहीं है सब्जेक्ट के बारे में, और ना समझी में सारी बातें बोलते रहते। ठीक है, मैं हमेशा बोलता इतना आसान होता तो जब बड़े बड़े वकीलों को लोग इतनी मोटी मोटी फीस क्यों देते, आप ही कर लो ना। और आपको एक चीज, एक बात बताऊंगा तो आप, आई डोंट नो वेदर यू आर अवेयर नॉट, किसी भी केस में अगर ए इज अ पार्टी इन अ केस, जैसे एक केस ए और बी के बीच में है, तो ए अगर अपना केस खुद फाइट करना चाहे, इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट दैट वेदर ही इज अ लॉयर और नॉट, उससे कोई मतलब नहीं है। इवन ही इज ए इलिटरेट, स्कूल ही नहीं गया कभी, वो भी फाइट कर सकता है, हमारा लीगल सिस्टम अलाउ करता है। अपना केस, दूसरे का नहीं। दूसरे के लिए तो आपको यू हैव टू बी एडवोकेट। आप दूसरे का जो आपको क्लाइंट बनाएंगे, क्लाइंट का केस हैंडल, यू हैव टू बी एन एडवोकेट कोर्ट में अगर केस आर्ग्यू करना है। लेकिन अपना केस जहां है आप खुद, ठीक है, अभी आपने OMG 2 देखी होगी, ऐसे पहले OMG भी पहले आई थी, जो 1 जिसको बोलते, उसमें भी ये दिखाया था, ये एक्चुअल है कि अपना, तो इसका तो इतना सिंपल लॉ होता तो भाई इतने बड़े बड़े वकील, और लॉ अलाउ भी करा कि अपना केस आप खुद फाइट कर सकते हैं। तो अगर सिंपली इफ यू आर अ ग्रेजुएट, तो अंग्रेजी पढ़नी तो आती है, तो हर बंदा खड़ा हो जाए कोर्ट में। क्यों वकीलों को इतनी मोटी मोटी फीस देते हैं? इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। तो वही मैं समझाना चाहता हूं बच्चों को, और लीगल सिस्टम अलाउ करता है अपना केस आप खुद फाइट कर सकते हैं, और इतना सिंपल है तो कर लो, क्यों वकीलों को फीस दे रहे हो? इट्स नॉट सो इजी। ठीक है, ये सब्जेक्ट ही बहुत डिफरेंट है और बहुत मेच्योरिटी वाला सब्जेक्ट है। इसलिए क्या होता है, ज्यादातर लोग इसके बारे में सही समझ ही नहीं कि सब्जेक्ट क्या है, और वो अपने मन से कुछ कुछ कहानियां बनाते रहते हैं। एनीवे, व्हाट आई वाज सेइंग दैट, एक्चुअली सबसे पहले हमें समझना पड़ता है कि सब कोई पर्टिकुलर एक्ट, कोई पर्टिकुलर स्टैट्यूट को हम इंटरप्रेट करें, तो पहले समझे कि लेजिस्लेचर ने बनाया क्यों, क्या वो ऑब्जेक्टिव उसका है, क्या पर्पस है, ये सारी बातें हमें समझनी पड़ेगी। एंड वंस वी अंडरस्टैंड दैट, देन ओनली विल एबल टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट। देखिए मैंने क्या लिखा हुआ है, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट का मतलब क्या, टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ रिटन लॉज, दैट इज एक्ट्स, टू फाइंड आउट द मीनिंग। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग, वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट हमको यहां लगाना पड़े, करेक्ट मीनिंग। मीनिंग तो निकाल देंगे, बट वो मीनिंग करेक्ट है नहीं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग ऑफ द स्टैट्यूट, रिटन लॉज, एक्ट, फर्स्ट द फोरमोस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, वी नीड टू नो द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर, विल ऑफ द लेजिस्लेचर बिहाइंड मेकिंग दैट पर्टिकुलर स्टैट्यूट। उस स्टैट्यूट को बनाने के पीछे आपको लेजिस्लेचर की क्या मंशा थी, क्या विल थी, क्या इंटेंशन, हमें सबसे पहले इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। देन ओनली विल एबल टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन और करेक्ट मीनिंग विल एबल टू फाइंड आउट, अदरवाइज इट्स इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट द करेक्ट मीनिंग। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें लेजिस्लेचर के इंटेंशन को समझना पड़ता है, विल को समझना पड़ता है, उसने क्या सोच के लॉ बनाया। और एक बार हमें ये चीज समझ आ जाए, तब ही जाके हम करेक्ट मीनिंग निकाल सकते हैं, एंड वी आर एबल टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। इसलिए जो मैक्सिमम आप में से बच्चे में से फाउंडेशन में पढ़े हुए हैं, इफ यू नो माई स्टाइल ऑफ टीचिंग, मैं कोई भी टॉपिक स्टार्ट करता हूँ कभी कंटेंट स्टार्ट नहीं करता। एक तो मैं कंटेंट पहले पूरी एक बैकग्राउंड बनाता हूँ, समझा, वो क्या समझा रहा हूँ मैं, क्या समझाने की कोशिश करता हूं, ऑब्जेक्टिव, पर्पस, क्यों बनाया गया, सब चीजें। देन आई कम टू द कंटेंट। मैं डायरेक्ट कंटेंट स्टार्ट नहीं, क्योंकि तरीका ही नहीं है वो। अच्छा बताइए, कोई भी एक्ट बना, एक्ट के अंदर जो भी लैंग्वेज है, पहले बताना आपको, गवर्नमेंट पहले बिल तैयार करती है, फिर फाइनली लेजिस्लेचर के द्वारा वो एक्ट में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब मैं एक चीज बताइए, जो लैंग्वेज जो बनाई गई है,
क्या पहले लैंग्वेज बनी या पहले इंटेंशन और पर्पस सोचा गया? तो पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए कि पहले पर्पस और ऑब्जेक्टिव को समझो, फिर लैंग्वेज को पढ़ो, क्योंकि लैंग्वेज पर्पस और ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के हिसाब से बनाई गई है. एंड इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द पर्पस और ऑब्जेक्टिव और विल ऑफ द लेजिस्लेचर, हाउ कैन यू रियली अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज करेक्टली? तो जब बनाया ऐसे गया है और आप उसमें, तो होता कि वो पर्पस सब उड़ जाता है, सीधा वो लैंग्वेज पढ़ते हैं और ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है. आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के बड़े से बड़े लेक्चरर आप चले जाइए, बीकॉम वगैरह में जो लॉ पढ़ाते हैं, देखिए वो क्या करते हैं, सीधा शब्दों पे आ जाते हैं. दे डोंट डिस्कस एनीथिंग अबाउट द टॉपिक, क्यों बनाया गया है, इसके पीछे क्या, कुछ नहीं बताते. एंड रियल बहुत लॉ के बारे में तो मैं बताऊं बहुत पैथेटिक स्टाइल ऑफ टीचिंग है मोस्ट ऑफ द प्लेसेस. कोई सब्जेक्ट की समझ ही नहीं मैक्सिमम लोगों को. और उसको एक स्टूडेंट कम्युनिटी में आप जानते हैं आप लोग क्या होता है, सर ये तो थ्योरी है, ठीक है, जो जोड़ घटाव वाले सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल है, ठीक है, एक है ना लैंग्वेज, थ्योरी है. थ्योरी क्या होता है? थ्योरी वो होता है जिसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं है, वो थ्योरी है. आप लोगों ने परिभाषा बना रखी स्टूडेंट कम्युनिटी में, आप में क्या आपको सिखाया गया स्कूलों में ऐसे बताते हैं? नहीं बोलते बीएसटी थ्योरी सब्जेक्ट है, ठीक है, तो एक्चुअली दिमाग में ऐसे बढ़ा दिया गया है. बट प्रैक्टिकल का मतलब क्या, जो डे टू डे लाइफ में रोज यूज हो. अब अखबार उठा के पढ़ लीजिए, अखबार में हर न्यूज में कोई ना कोई लीगल एस्पेक्ट जुड़ा हुआ है, हर न्यूज में. सो इट्स सो प्रैक्टिकल, इट्स सो प्रैक्टिकल. मैं क्यों बच्चों को इंसिस्ट करता हूँ अखबार पढ़ो? प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, समाज के बारे में समझोगे तो लॉ भी समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा. क्यों? हर चीज कहीं ना कहीं समाज में, लॉ तो सारा का सिस्टम के लिए. अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल लैंग्वेज में, व्हाट इज लॉ? कैन आई से लॉ सेट ऑफ सम नॉर्म्स टू बी फॉलोड बाय सोसाइटी in order to maintain some kind of you can decorum in the society, peace and harmony in the society, जिसमें समाज में आपके लड़ाई झगड़े ना, और that's a set of norm. तो अल्टीमेटली बना किसके लिए लॉ है? समाज के लिए. और समाज की भी समझ नहीं है, हम क्या लॉ समझेंगे? समाज की समझ नहीं, अगर मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी नहीं पता और एक पर्टिकुलर लॉ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी को रेगुलेट करने के बोला, मुझे समाज का वो एस्पेक्ट कुछ समझ ही नहीं है, तो मैं क्या लॉ पढ़ूंगा? इसलिए तो मैं इतना ज़्यादा बच्चों को फोकस करता हूँ, बेटा थोड़ा अखबार पढ़ो, थोड़ा दुनिया को समझो, समाज को समझो, तब जाको आपको सब्जेक्ट बहुत बेहतर समझ में आ जाएंगे, ठीक है. क्योंकि अल्टीमेटली आप जो भी पढ़ रहे हैं सोसाइटी में जाके अप्लाई, और सब चीज़ सोसाइटी में अप्लाई हो रही है, ठीक है, उन्हीं के लिए बना है. अच्छा बताइए, आप कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, आप इनकम टैक्स एक्ट ही पढ़ रहे हैं, क्या लेजिस्लेचर ने इसलिए बनाया कि सीए के बच्चे पढ़ेंगे? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्यों बनाया है? अलग अलग चीज़ को रेगुलेट करने के लिए. और वो अलग अलग चीज़ें सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं. ये सुनो, तो आपको अगर समाज की समझ नहीं है तो आप क्या लॉ पढ़ेंगे? क्या आप इनकम टैक्स पढ़ेंगे? समाज की पहले समझ डेवलप कीजिए ना. अच्छा, आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि कल के दिन समाज की जिम्मेदारी आपको उठानी है. अच्छा, मोस्टली जितने भी काम आज कॉर्पोरेट वर्ल्ड है, ये सब है क्या प्रोफेशनल के कंधों पे टिका हुआ है? हाँ या ना? आइए कंपनी में चले जाइए, डिफरेंट प्रोफेशनल्स आ, कंपनी कौन चला रहे हैं, ठीक है, भाई प्रमोटर ने पैसा लगाया ये और ठीक है, और भी लोगों से फंड्स रेज किए, बट डे टू डे सारी आपकी मैनेजमेंट किसके हाथ में है? प्रोफेशनल्स के. भाई सीए इन्वॉल्व है, सीएस इन्वॉल्व है, आपको लॉयर क्या नाम है, एडवोकेट, लॉयर्स इन्वॉल्व है, एमबीए इन्वॉल्व है, इंजीनियर्स इन्वॉल्व है, सब प्रोफेशनल्स ही है ना. उनके कंधों पे जब तो पूरी इकोनॉमी देखा जाए, पूरे कंट्री की इकोनॉमी किनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? प्रोफेशनल्स की. तो प्रोफेशनल्स को जब प्रोफेशनल कोर्स करते थे, सब चीज तैयार किया था कि कल के दिन आपको जिम्मेदारी, तो आप जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे आपको खुद ही नहीं समझे. पर सही माने में इस कोर्स में पढ़ाने के लिए थोड़ी सब्जेक्ट बनाए गए थे. ये सब आपको एक्ट बनाए गए थे. एक्ट बनाए किस लिए गए थे? समाज के किसी के पहलू को रेगुलेट. एंड दैट्स व्हाई फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट द सोसाइटी इज. इसलिए मैं बताता हूं इट्स वेरी प्रैक्टिकल थिंग, वेरी प्रैक्टिकल. लॉ से ज्यादा प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं है. अच्छा एक चीज बताइए, देश को जब आजादी मिली थी 1947, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, बाय एंड लार्ज उठा लीजिए, बाय एंड लार्ज, क्या सारे के सारे का बैकग्राउंड क्या, वो सब लॉयर्स थे. आप जवाहरलाल क्या नाम है, गांधी जी से लेके पंडित नेहरू, सरदार पटेल, टेक एनी नेम, हम डॉक्टर अंबेडकर, सारों के बैकग्राउंड क्या थे? लॉयर्स थे. वो सबका लीगल बैकग्राउंड था. क्या उन्होंने देश को संभाल लिया? ये सुनो, सरकार बनी, सरकार में मोस्टली जो मिनिस्टर बने थे, पहली सरकार बनी थी, सबका बैकग्राउंड क्या था? मोस्टली लीगल. लॉ इज सो प्रैक्टिकल, ये समाज की समझ देता है. और अगर आपको इसको रटने वाला सब्जेक्ट बना लो तो बहुत बेकार है फिर तो. एक्चुअली इस सब्जेक्ट में सब बड़ी बदतमीजी लोगों ने कर रखी है.
ठीक है, मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है कि सर सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, इसलिए बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आप सोच रहे थे कि फ्रीडम फाइटर सारे, अच्छा बताइए कौन सा फ्रीडम फाइटर, डॉक्टर थे, इंजीनियर थे, ठीक है, वो सारे क्या लीगल बैकग्राउंड के थे, और उन्हीं लोगों ने देश को बाद में आज़ादी के बाद पहली सरकार बने, हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर पंडित नेहरू, ही हिमसेल्फ वाज एडवोकेट। उठाए कोई भी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पहले प्रेसिडेंट बने थे, ही वाज आल्सो एडवोकेट। अब मैक्सिमम का बैकग्राउंड उठा के देख लीजिएगा, सब आपको तो इससे क्या पता लगता है, एक्चुअली सिस्टम की समझ देता है, तभी तो सिस्टम को संभाल लिया उन्होंने। अंग्रेज छोड़ के 200 साल की गुलामी छोड़ के पूरा सिस्टम आपने संभाल लिया, क्योंकि आपको समझ है सिस्टम की, आई कहां से, जो लीगल बैकग्राउंड है आपका। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जो हम बोलते हैं ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आपको जो ड्राफ्ट करने में बहुत बड़ा रोल है, ही वाज डबल पीएचडी इन लॉ, एक पीएचडी नहीं, डबल पीएचडी, दो बार पीएचडी की थी लॉ में। अब बोलते थे उस समय मतलब वर्ल्ड में आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सामने कोई दूसरा बंदा खड़ा नहीं हो सकता लीगल अंडरस्टैंडिंग में, इतना जबरदस्त बंदा था। लीगल को कभी भी इस तरीके सही तरीके से समझोगे तो फिर लगेगा मजेदारी भी लगेगी, और सही में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। इट्स नॉट लाइक दैट कि मैं लॉ पढ़ाता इसलिए मैं ऐसा, कई लोगों बच्चों को ये भ्रम होता है सर खुद लॉ पढ़ाते इसलिए लॉ की इतनी बढ़ाइयाँ ठोकते हैं। तो अच्छा टैक्स का पेपर में क्या पढ़ोगे, सारा ही लॉ है, जीएसटी लॉ पढ़ोगे या इनकम टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा तुम अकाउंट्स में भी जो पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा लॉ की लैंग्वेज देख लेना तुम, वो फाउंडेशन वाला अकाउंट्स नहीं है ये, जोड़ घटाव करके बैठ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तुम देख लेना, अकाउंटिंग सारी लीगल लैंग्वेज है। अच्छा आज ही देख लिया, तो देखो अगर एक बार आपको लॉ का टेस्ट डेवलप हो गया ना, तो आपको ये नहीं कि नॉट ओनली दिस सब्जेक्ट, आपको सब जगह बहुत फायदा मिलेगा। इसलिए वन डेवलप दैट टेस्ट, ठीक है, और तरीका मैं आपको बताऊंगा, तरीका फॉलो करें तो डेफिनेटली आपको फायदा होगा। इसका नेट रिजल्ट क्या निकला, कोई भी लॉ को हम इंटरप्रेट करें, सबसे पहली रिक्वायरमेंट है अंडरस्टैंड कि लॉ क्यों बना, लेजिस्लेचर ने क्या सोच के बनाया था, क्या पर्पस अचीव करना चाहते थे, समाज में क्या प्रॉब्लम थी, जिस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए, उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए ये लॉ बना। अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट्स, और एक बार ये सब चीज समझ आई तो उसके बाद ही आपको सही, फिर आप शब्दों को पढ़िए, जो एक्ट के अंदर सेक्शन दे रखे हैं, ऐसे कंटेंट्स हैं, फिर पढ़िए, देखिए आप कितना, आपको बहुत अलग एक डायमेंशन, आपको अलग एक समझ बैठेगी, एक अलग, एंड दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। इसलिए मैं एक चीज हमेशा बोलता हूं, कोशिश करो कि इंटरप्रिटेशन करते करते आपकी इंटरप्रिट इतनी फाइन हो कि आप धीरे धीरे क्या लेजिस्लेचर का माइंड रीड करने लग जाओ। माइंड रीड करने का मतलब क्या है, उसने क्या सोच के बनाया था, क्या ऑब्जेक्टिव, वो आप जब करने लग जाओगे लेजिस्लेचर का माइंड रीड, देन यू आर रियली इन अ पोजीशन टू डू द करेक्ट, और आपको लगता है सही में लॉ की समझ है और लॉ का आप अच्छे तरीके से आप इंटरप्रेट करना। अच्छा एक चीज बताइए, और एक बहुत सारी चीजें हैं आपके सिलेबस में, कुछ कुछ एक्ट्स हैं, लेकिन जितने आपके सिलेबस में एक्ट्स हैं क्या उतने ही लॉज हैं? बहुत, हिंदुस्तान तो बोलते हैं ह्यूज नंबर ऑफ लॉज। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लेट्स से इफ यू जॉइन आफ्टर बिकमिंग ए चार्टेड अकाउंटेंट, आप जाते हैं, दो एस्पेक्ट्स है, या तो आप जॉब में जा सकते हैं या प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस में आपके बहुत सारे क्लाइंट्स होंगे जिनको आप सर्विसेज देंगे, बदले में फीस चार्ज करेंगे। जॉब में यू विल गेट ए सैलरी। मान लिया एक फार्मा कंपनी आप ज्वाइन करते हैं, एक एक्ट है उसका नाम है ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, वो फार्मा कंपनीज पे, फार्मा बिजनेस पे लगता ही लगता है। अच्छा आपके सिलेबस में कहीं भी लेके फाउंडेशन से लेके फाइनल तक कहीं भी ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स नजर नहीं आएगा, बड़ी स्पेसिफिक लॉ एंड ओनली फॉर फार्मा, उससे रिलेटेड आपको। अब आप जब बीइंग अ प्रोफेशनल वर्किंग एज ए चार्टेड अकाउंटेंट इन अ फार्मा कंपनी, और जिसके ऊपर ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक है, उसके बिजनेस में पूरा लगता है, क्या आपको लॉ पढ़ना पड़ेगा? हाँ, ऑब्वियसली यू आर अ पार्ट ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन, तो आपको देखना पड़ेगा ना कि हमारी कंपनी में ये सब प्रोविजन ड्रग्स एंड, हमारी कंपनी कोई वायलेशन ना हो जाए, कोई कॉन्ट्रावेंशन ना हो जाए, ये सब पेनल्टी ना लग जाए, ठीक है, पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आपको लॉ पढ़ना आया ही नहीं, आपने तो खाली एग्जाम पास किया है, और मैक्सिमम लोग ऐसे ही हैं, मैं बताता हूँ, वो किसी तरीके से कुछ क्वेश्चन का आंसर रट के एग्जाम पास कर लेते हैं। दे डोंट नो हाउ टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, हाउ टू इंटरप्रेट। उन्होंने वो काबिलियत कभी डेवलप ही नहीं की कभी, ना कोई डेवलप कराना चाहता। मैं ही बताता हूँ, टीचर्स की, बच्चों से ज्यादा गलती मैं टीचर्स कम्युनिटी को मानता हूँ, वो लोग डेवलप भी नहीं कराना चाहते। वो बोलते हैं क्योंकि ये डिफिकल्ट तरीके हैं, सुनने में भी डिफिकल्ट लगेंगे, करने में भी डिफिकल्ट लगेंगे, लेकिन एक बार कर लोगे तो जिंदगी भर परेशानी खत्म है। तो ना वो कोई सिखाता है ना कोई सीखना चाहता है, ठीक है। अब वो बताया बेटा ये क्वेश्चन कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है, भाई वो तो कर लिया, लेकिन आपको लॉ खुद इंटरप्रेट करने तो आया नहीं।
अच्छा एक बार आप प्रोफेशनल बन गए, आप जॉब में चले गए, क्या दोबारा कोई क्लास करना है करना पॉसिबल है आपके लिए? और वहां आपको पढ़ना ही नहीं आता नए नए लॉज, तो आप जब पढ़ोगे नहीं, तो पढ़ना ड्रग्स एंड पढ़ ही नहीं पाओगे तो क्या होगा? आप वहां पे क्या होगा? सक्सेसफुल हो ही नहीं सकते। कहीं ना कहीं जॉब में आपको बहुत दिक्कतें आने शुरू हो जाएंगी। दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल आई एम कोटिंग, ऐसे बहुत सारी सिचुएशन बनती है। तुम और छोड़ दो, अभी इनकम टैक्स एक्ट 1961 पढ़ रहे हो, ठीक है, और ये पक्का है कि बाय द टाइम यू बिकम सीए इनकम टैक्स एक्ट 1961 नहीं रहेगा। गवर्नमेंट ऑलरेडी नया टैक्स लॉ बनाने की बात करे, एक लॉ उसमें डायरेक्ट टैक्स को डीटीसी, बस नहीं है डीटीसी वाली, ठीक है, तो कहीं वो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन है। डीटीसी एक नया ऑलरेडी गवर्नमेंट, इनफैक्ट वो जीएसटी से पहले वो आने वाला था, बट जीएसटी इंटरनेशनल लेवल पे सब जगह इंप्लीमेंट हो चुका था और ग्लोबल ट्रेड में दिक्कत आ रही थी, तो टू अलाइन आवर लॉज विद द ग्लोबल ट्रेड पहले जीएसटी को प्रेफरेंस दे दी, अदरवाइज जीएसटी से पहले ही नया इनकम टैक्स आने की बात चल रही थी। तो हो सकता है बाय द टाइम यू बिकम सी इनकम टैक्स 1961 खत्म हो जाएगा, उसके डायरेक्ट टैक्स कोड। और आपको अगर लॉ पढ़ना खुद से नहीं आता, तो आपने तो पढ़ा था वाइल डूइंग सी इनकम टैक्स एक्ट, वहां ये नहीं कि पूरा कोई चेंज पूरा 100% चेंज हो जाएगा, बट बहुत सारी नई तरीके से चीजें रहेंगी। आपको आता ही नहीं पढ़ना, क्या करोगे आप? तो इसलिए मैं हमेशा डेवलप दैट एबिलिटी ऑफ डूइंग द थिंग ऑन योर ओन, वो एबिलिटी डेवलप करो, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और एक बार वो एबिलिटी डेवलप हो गई ना, तो फिर आपको रोक नहीं सकता फिर आपको, क्योंकि एक देखिए हमेशा बोलते हैं एक स्टेज तक पेरेंट, तो सबका पेरेंट्स और टीचर्स का दोनों का रोल बहुत सिमिलर सा होता है। अच्छा पेरेंट्स, कोई किसी के पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा हमेशा लाइफ लॉन्ग मेरे पर डिपेंडेंट रहे, चाहते हैं? अच्छा पेरेंट्स सबसे ज्यादा कब खुश होते हैं? जब बच्चा इंडिपेंडेंट हो जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है? फाइनेंशियली, मैच्योरिटी वाइज अपने डिसीजन वो खुद ले पा रहा है, अपने सारे खर्चे खुद संभाल पा रहा है, एंड बोलते हैं ना पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। तो वो भी नहीं चाहते हमेशा उस पर। ऐसे एज ए गुड टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाओ, स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट बनाओ। इंडिपेंडेंट बनाने का मतलब क्या है? कि एक स्टेज पे लाके खड़ा कर दो कि भैया अब तुम खुद भागो, मैंने तुमको चलना सिखा दिया, अब भागो, अब मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बताऊं, ज्यादातर टीचर्स आपको कभी भी जानबूझ के स्टूडेंट को इंडिपेंडेंट नहीं बनाना चाहते। क्यों? भैया बार बार मेरे पास आएगा तो बार बार मुझे फीस मिलेगी, समझ रहे हो? बड़ा बहुत लोग, मैक्सिमम लोग बायस्ड हैं, वो खाली अपने बारे में सोचते हैं। ये तरीका गलत है। स्टूडेंट्स को इंडिपेंडेंट बनाओ, एक स्टेज तक सपोर्ट सिस्टम चाहिए, लेकिन आप हमेशा सपोर्ट सिस्टम वो कैसे, वो इम्पॉसिबल चीज है, फिर दिक्कत आएगी। एनीवे, सो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब धीरे धीरे आपको समझ आया कि साहब अगर नहीं मेरे डेवलप की एबिलिटी। अच्छा आप सुनते होंगे इंडियन पीनल कोड, सीआरपी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये तीनों रिप्लेस हो रहा बाय द न्यू लॉ, ऑलरेडी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। सुना तो होगा, सुना है, ऑलरेडी पार्लियामेंट ने पास कर दिया है। हाँ अभी इफेक्टिव नहीं हुआ, 6-8 महीने बाद इफेक्टिव हो जाएगा, साल भर में इफेक्टिव हो जाएगा। तो जो पुराने वकील लोग जो हैं, जो वही बोले लॉ कौन बनाता है? पार्लियामेंट। तो वैसे वाले वकील बहुत हैं और ज्यादा वैसे ही हैं, आपको लगता है उनकी सांसें फूल जाएंगी? उनको आता नहीं पढ़ना, उन्होंने कुछ ये रट रखी, उनको कुछ नहीं पल्ले पड़ता। देखना कई सारे घर बैठ जाएंगे, कारण क्या? वो एबिलिटी डेवलप नहीं, और चीजें तो बदलेंगी। अच्छा अभी मैंने कहा लॉज किसके लिए? सोसाइटी स्टैटिक है, डायनेमिक है, तो इट कीप्स ऑन चेंजिंग। तो व्हेन द सोसाइटी डायनेमिक, to maintain the relevancy of law relevant रहे, कि laws are also bound to be changed, yes or no? Because they are meant for society is dynamic। अच्छा तो सोसाइटी में बदलाव आते रहे, लॉ स्टैटिक रहे, वही का वही जीव हमेशा वही चलेगा, तो मुझे क्या हो, एक स्टेज का लॉ क्या रिडेंडेंट हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, ऑब्सोलीट हो जाएगा, हाँ या ना? तो उसको मेंटेन द रेलेवेंसी, कि लॉ रेलेवेंट रहे, समाज में बदलाव आ रहा है, लॉ को भी बदलना पड़ेगा। और हमने समझा ही नहीं कि लोग कैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, हमने वो एबिलिटी डेवलप नहीं की, भाई बड़ी दिक्कत है। और मैं आपको 72 चार्टर्ड अकाउंटेंट दिखा सकता हूं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल है, उन्होंने सीए के साथ लॉ को प्रायोरिटी दी है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेसफुल है। हरीश साल्वे इज वन बिग नेम, इंडिया के वन टॉप मोस्ट लॉयर्स में नाम, अगर हरीश साल्वे का नाम जानते हैं आप, ठीक है। फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, देन ही डिड द एलएलबी, नाउ ही इज वन ऑफ द टॉप लॉयर्स ऑफ द कंट्री। अगर इंडिया में टॉप 3 लॉयर्स में नाम ले, हरीश साल्वे का नाम आएगा। फर्स्ट क्वालिफिकेशन इज चार्टर्ड अकाउंटेंट। समझ आएगा ना उनको भी भाई कि लीगल में जो मजा है, ठीक है, और अर्निंग का तो कोई पैसा तो पानी है उन लोगों के लिए,
पैसा तो पानी। मुझे लगता है पर डे की इनकम शायद 1 करोड़ रुपए हुई पर डे। तो ये कोई सलमान खान शाहरुख खान से कम नहीं है, ठीक है। होता है ना सेलिब्रिटी लोग की इनकम होती है कि विराट कोहली कमा रहा है इतना, ठीक है, तो ये उससे कम नहीं है। कई बार अखबार में आती है साहब इन्होंने न्यू दिल्ली एरिया में एक बंगला खरीदा 300 करोड़ का, 500 करोड़ का, ऐसे ऐसे न्यूज आती है। तो इतना पैसा आया कहां से? कमाते तभी तो आया। लीगल इज, मैं ये नहीं बोला हर बंदा एडवोकेट ही बने, बट कोई एक लीगल अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत आगे तक ले जा सकती है। एनीवे, एक छोटा सा हियर इन दिस केस एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल आपको देता हूं, उससे आपको पता लगेगा सर इंटेंशन को समझना कितना इंपॉर्टेंट होता है। और बिना इंटेंशन को जाने हम खाली शब्दों को पढ़ते रहे तो वो सही तरीका नहीं है, दैट्स अ रॉन्ग वे। अच्छा, कई बार कई बच्चे बोलते हैं सर इंटेंशन हमें कैसे, ठीक है आप तो जहाँ जो मैं आप पढ़ा रहा हूँ कि आगे हम कुछ पढ़ेंगे तो इंटेंशन हमें कहाँ से पता लगेंगे, या हम कोई नए लॉ पढ़ रहे हैं मैं बताता हूँ कहाँ से पता लगेंगे। और एक कंसेप्ट होता है, एक तो एक्ट का जो पर्पस है, इसे मैं डिटेल बताऊं आगे। वो एक्ट के शुरू में एक प्रीएम्बल दिया होता है एकदम स्टार्टिंग में, इवन सेक्शन नंबर 1 से पहले। मतलब एक्ट स्टार्ट होता है, एक्ट का नाम, ठीक है, सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट होता है एक्ट के नाम, और सेक्शन नंबर 1 से पहले एक प्रीएम्बल जहां पे पर्पस दिया रहेगा ये एक्ट क्यों बनाया गया। वो तो ओवरऑल एक्ट के बारे में, क्लियर। इसके अलावा हर सेक्शन का एक स्टेटमेंट होता है कॉल्ड द स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्ट। स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्ट्स मतलब दिस अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द रीजंस एंड ऑब्जेक्ट व्हाई द प्रोविजंस ऑफ दिस सेक्शन हैव बीन मेड। हर सेक्शन में क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ रीजन एंड ऑब्जेक्ट, कि साहब क्या रीजंस हैं, क्या ऑब्जेक्ट अचीव करने के लिए ये सेक्शन बनाया गया, इस सेक्शन के प्रोविजन बनाए गए, वो इस स्टेटमेंट से पता लगता है। और ये एक्ट में नहीं लिखा होता, ये एक्ट में नहीं लिखा होता। तो जो अच्छे लेवल की जो बुक्स होती लॉ की, तो जब उसकी एनालिसिस करते सेक्शन की, तो साथ में इसके बारे में जरूर बताते हैं। तो वहां ये सब चीज मिले, छोटी मोटी किताबों में नहीं मिलेगी। तो वहां से पता लगता है कि एग्जैक्टली आपको लेजिस्लेशन ने क्या सोच के बना है। तो मैं सोर्स भी बता रहा हूं आपको साहब, कि कई बच्चे बोले कि सर हमें कैसे पता लगे, जितनी चीजें आपने बता दी, अब मैं कोई नया लॉ पढ़ रहा हूं, मुझे कैसे पता लगे, कोई सेक्शन पढ़ रहा हूं तो मुझे कैसे पता लगे व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द इंटेंशन। तो हर सेक्शन के पीछे क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ रीजंस एंड ऑब्जेक्ट होता है। एंड जो अच्छे लेवल की लॉ बुक्स हैं उसके अंदर आपको सब चीज मिलेगा, वहां पे कि सब लेजिस्लेशन, ये सेक्शन क्यों, एक एक से कई अच्छे लेवल बोर्ड एक एक सेक्शन की एनालिसिस है 10-10 पेज में, 15-15 पेज में, ठीक है। एंड आपको वहां पे आपको बहुत डिटेल में सब कुछ समझाया होता है कि साहब ये, एंड दैट इज द वे, दैट इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग द। अब ये 100-100, 200, 300 रुपए की किताब जो मार्केट में मिलती है लॉ में, उसमें सब चीज नहीं मिलेगा। उसमें तो खाली कोई जुगाड़ है एग्जाम कैसे पास करते हैं, ठीक है, उसमें खाली जुगाड़ है कि एग्जाम कैसे पास करते हैं। लेकिन जो अच्छे लेवल के, आप एडवांस लेवल की बुक्स पढ़ेंगे लोग, वहां पे सब चीज मिलती है कि साहब एक्चुअली व्हाट इज द रीजन एंड ऑब्जेक्ट, और हर सेक्शन का होता है। तो क्या यहाँ ये सोर्स है जहां से हमें क्या पता लगता है? इसका मतलब आप सेक्शन के कंटेंट पढ़ते हैं क्या उसके साथ ये भी चीज। तो क्लास में मैं क्या करता हूँ, ये सब चीजें जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं जो पढ़ता हूँ वहां से आपको बताता रहता हूँ। स्टेटमेंट और रीजन एंड ऑब्जेक्ट से आपको कि साहब ये क्यों बनाया गया। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, देखिए आपको, आपने सुना होगा जो डिवोर्स होते हैं, मान लीजिए 2 लोग हस्बैंड वाइफ ए एंड बी, इनमें आपस में नहीं बन रही और दे वांट टू गो फॉर डिवोर्स। तो इससे रिलेटेड जो लॉज है डिवोर्स रिलेटेड, उसमें डिवोर्स के कई सारे ग्राउंड्स हैं। डिवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रुएल्टी, ऑन द ग्राउंड ऑफ इनफिडिलिटी, बाय म्यूचुअल कंसेंट, बहुत सारे ग्राउंड जरिए किस ग्राउंड पे डिवोर्स हो सकता है। क्रुएल्टी का मतलब जैसे मान लिया बी इज द वाइफ, उसने हस्बैंड के अगेंस्ट एलिगेशन लगाया दैट हस्बैंड इज क्रूएल टू मी। क्रूएल का मतलब मारता पीटता है, नॉट ट्रीटिंग वेल, खाना प्रॉपर नहीं मिलता, ठीक है, मतलब आपको मेरे साथ गलत, मतलब आप मार पिटाई, ठीक है। या हस्बैंड ने वाइफ पे एलिगेशन लगाया कि वो मुझे मारती है। अरे यार, आज
क्रुएल्टी दोनों साइड्स हो सकती है ना। और आजकल वैसे भी नारी शक्ति का जमाना है, ठीक है भाई। अभी कल 26 जनवरी को देखना भाई, एकदम लेडीज फीमेल कंटिजेंट ही सब जगह प्रोमिनेंट थी। तो क्रुएल्टी बोथ साइड हो सकता है, नहीं हो सकता? अच्छा, पहले तुमने देखा वो रोड पे ऐसे बोर्ड लगे होते थे कि सब पतियों के आए सताई हुई पत्नियां यहाँ के मिले, ठीक है, लिखा विमेन सेल। आजकल ये भी तुमने बोर्ड पे लिखा रहता है कई जगह कि सब पत्नियों के सताए हुए पति यहाँ के मिले, मेन सेल। तो समाज में भी डेवलपमेंट है, ठीक है। एनीवे, तो क्रुएल्टी भी हो सकता है। इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी कि हस्बैंड इज नॉट लॉयल टू बी, कैरेक्टर ठीक नहीं है, उसका किसी के साथ अफेयर है, समथिंग लाइक दैट, या वाइफ का अफेयर है, समथिंग लाइक दैट, इनफिडिलिटी इस ग्राउंड पे। अच्छा, तो ये जो दो चीजें हैं, जैसे हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर चार्ज लगाया या वाइफ ने हस्बैंड के ऊपर या हस्बैंड ने वाइफ के ऊपर, क्या ये चार्ज लगाए तो क्या सामने वाला पार्टी तो मना करेगा ऐसा, मैंने तो ऐसा नहीं किया? या तो क्या ये कोर्ट में बहुत लंबे केस चलते हैं, ये सुनो प्रूव करना पड़ेगा। आप खाली आरोप लगा रहे हैं तो ये एक दिन में तो होते नहीं है, तो बहुत सालों साल 10-10 साल तक चलते रहते, ठीक है। प्रूफ जब तक नहीं होता तब तक आपको, ठीक है। लेकिन सबसे इजी तरीका है बाय म्यूचुअल कंसेंट। कोई हस्बैंड वाइफ के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, वाइफ बोला बस आपस हमारी बन नहीं रही, हम साथ नहीं रह पाएंगे, हम अलग होना चाहते हैं, लेकिन हम कोई आरोप नहीं लगा रहे कि उसकी गलती है, मेरी गलती है, कुछ नहीं है। दैट इज बाय म्यूचुअल कंसेंट। तो इसमें कुछ प्रूव करना है क्या? कुछ नहीं प्रूव करना। लेकिन इनफिडेलिटी वाले में प्रूव करना है, क्रूएल्टी वाले, उसमें तो बहुत लंबे केस चलते हैं। ये नहीं कि आपने आज अप्लाई किया, 10-10 साल तक चलते रहते हैं। भले वो अलग अलग रह रहे हो ए एंड बी, लेकिन टेक्निकली लीगली स्पीकिंग अभी भी हस्बैंड वाइफ है, केस चल रहा है। अभी तो डिवोर्स ऑर्डर थोड़ी पास हुआ है। अभी बीच में अगर वो हिंदू है तो बीच में शादी नहीं कर सकते वो, दैट विल बी इलीगल। यू नो दैट हिंदू बायगैमी एंड पॉलीगैमी इज नॉट अलाउड इन हिंदू लॉ, ठीक है, पता हो ना, ठीक है। बायगैमी यू आर ऑलरेडी हैविंग द वाइफ, आप दूसरी शादी आपने कर ली, ठीक है, टेक्निकली तो वाइफ है ही, अभी तक अलग थोड़ी हुई है। भले वो अलग रह रहे हो, अलग अलग घर में रहे, उससे क्या मतलब है? टेक्निकली दे हस्बैंड वाइफ। ये सुनो, अच्छा, जैसे एक मेल के लिए बोलते हैं कि आपकी ऑलरेडी वाइफ है, तो आपकी दूसरी, हिंदूज के लिए बोल रहा हूं, मुस्लिम लॉज में तो अलाउड है, ठीक है। आपकी एक ऑलरेडी वाइफ है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, जिसको क्या बोलते हैं बायगैमी, या दो से ज्यादा तो पॉलीगैमी। उल्टा हो, एक फीमेल है, उसका हस्बैंड है, हिंदू की बात कर रहा हूं, तो उसका एक दूसरा आपको एक और हस्बैंड एक और किसी शादी कर ले, इसको क्या बोले हैं, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? बाय एंट्री एंड पॉली एंट्री, ठीक है। एंट्री ANDRY, बाय एंट्री एंड पॉली एंट्री, दो हस्बैंड, दो से ज्यादा हस्बैंड, दैट इज द पॉली एंट्री, ठीक है। तो बोथ वेज इट इज प्रोहिबिटेड, बोथ वेज इट इज प्रोहिबिटेड। ये टर्म पता होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जितने ज्यादा शब्द भी आप जानेंगे तब बात करना, लिखना, समझना आसान होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा बताऊंगा कैसे अपनी वोकेबुलरी को आप बेटर करें। वोकेबुलरी समझते हो ना, शब्दावली, ठीक है। इनरिच योर वोकेबुलरी। अनटिल यू नो मोर एंड मोर वर्ड्स, आप कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपको दिक्कत होती है। शब्दों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और क्या होता है, हम बहुत कम लिमिटेड वर्ड्स जानते हैं, तो क्या होता है, हम हर जगह अटक जाते हैं। तो उसको उल्टा बोलते हैं ना, बाय एंट्री एंड पॉली एंट्री। एनीवे, जैसे एक जनरल बात बताए। अब देखिए आप म्यूचुअल कंसेंट पे अगर ये अप्लाई करते हैं, दैट्स अ वेरी इजिएस्ट वे। लेकिन जो लॉज उसमें ये लिखा हुआ है, दोनों ने मिलकर एक ज्वाइंट एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में, भैया म्यूचुअली हम अप्लाई कर रहे हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, वी वांट डिवोर्स। कोई एलिगेशन किसी के ऊपर नहीं है, क्लियर। लेकिन जो डिवोर्स से रिलेटेड जो लॉज हैं, जो प्रोविजंस हैं, उसमें लिखा हुआ इवन दे अप्लाई ऑन म्यूचुअल कंसेंट, 6 महीने के बाद ही आपको डिवोर्स हो सकता है। अच्छा, ये लॉज में लिखा हुआ है, ये तो शब्द है ना। बहुत लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं, ये क्या बात हुई, जब वो दोनों म्यूचुअली तैयार है अलग होने के लिए तो 6 महीने क्यों वेट करना पड़े। अब देख क्या हो रहा है, आप जब सिर्फ शब्दों की इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं जो लिखा हुआ है, तो ऑब्वियसली विल क्रिटिसाइज कि जब वो अलग होना चाहते हैं, अब 6 महीने क्यों वेट करा रहे हैं उनको। ये सुनो, इसका मतलब आप शब्दों की जब इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, तो शब्दों की इंटरप्रिटेशन से आप क्रिटिसाइज करने लगता है, ये तो बेकार है, गलत लिखा हुआ है एंड ऑल दैट। लेकिन एक्चुअली जब आप इसके पीछे ऑब्जेक्टिव को समझेंगे, भाई विल ऑफ द लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर ने जो लिखा है, इंटेंशन क्या थी इसके पीछे। अच्छा था, जितने भी मैरिज से रिलेटेड लॉज है, डिवोर्स भी मैरिज का ही पार्ट, मैरिज से अब अलग हो रहे हैं, जितने भी मैरिज के लॉज है उनका ऑब्जेक्टिव इंटेंशन ये है, तो एक टर्म बोलते हैं लॉ में रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। रेस्टिट्यूशन ऑफ, ये सब LLB वगैरह में पढ़ते हैं, आपके CS में कहीं नहीं आते सोचिए। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का मतलब क्या है, जो आप एक हिंदी बोलते हैं दाम्पत्य जीवन, मैरिड लाइफ, हिंदी बोलते हैं ना दाम्पत्य जीवन, ठीक है, मैरिड लाइफ के, तो मैरिड लाइफ के हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के प्रति जो राइट्स हैं
उसको बोलते हैं कंजुगल राइट्स। क्या बोलते हैं? कंजुगल राइट। हस्बैंड के जो राइट्स है टुवर्ड्स वाइफ अगेंस्ट द वाइफ, एंड वाइफ के जो राइट्स है अगेंस्ट द हस्बैंड, दैट इज कॉल्ड द कंजुगल राइट्स। उनको रिस्टोर करना वापस से, ठीक है, अब उनमें बन नहीं रही, झगड़ा हो गया। देखो, भले वो एमिकेबली वो लोग अप्लाई कर रहे हैं म्यूचुअल कंसेंट, लेकिन आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है तभी तो अलग हो रहे हैं। ये सुनो, वो कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं बन नहीं, तभी तो अलग हो रहे हैं। तो पर्पस हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि सब रिस्टोर द कॉन्जुगल राइट्स, जो दाम्पत्य जीवन के आपस में एक दूसरे के प्रति राइट्स होते हैं, हस्बैंड के वाइफ के अगेंस्ट, वाइफ के अगेंस्ट हस्बैंड के अगेंस्ट, उनको रिस्टोर करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव। ठीक है, बोला 6 महीने हम इसलिए वेट करते, कई बार क्या नहीं होता कि लोग किसी बात पे किसी से बहुत नाराज हो गए, हस्बैंड वाइफ में कोई झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, गुस्से में आगे जी हम तो डिवोर्स आ रहे हैं। लिंक कई बार होता है ना भाई, उनके कोई फ्रेंड फैमिली कोई समझाता है, या खुद ही वो ठंडे हो जाते हैं, बोलते हैं यार ये बहुत एक्सट्रीम है, बच्चे भी, उनकी लाइफ को क्या होगा एंड ऑल दैट, यार हम अलग नहीं होते। तो हो सकता है वो 6 महीने अपने डिसीजन को रिवर्स कर दे एंड वो सेपरेट ना हो, दैट्स आइडिया। अब जो ये सब ऑब्जेक्टिव को समझता है कि सब पर्पस क्यों क्या इसके पीछे है, कि नॉट टू ब्रेक द फैमिली बट टू रिस्टोर द कंजुगल राइट्स, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ द लॉ। लॉ बोलता है साहब हम क्यों पाप करें, किसी घर तोड़वाएं। ठीक है, आपने अप्लाई किया और हमने तुरंत डिवोर्स ऑर्डर पास कर दिया, कोर्ट ने मान लिया, और हो सकता है कि 2 महीने बाद वो सोचे कि यार हमने गलत कर लिया और हमें तो आपको अलग नहीं होना चाहिए, लेकिन ऑलरेडी यू आर सेपरेटेड एज हस्बैंड वाइफ, यू ऑलरेडी सेपरेटेड एज द हस्बैंड वाइफ। तो हमने 6 महीने का समय दिया है कूलिंग ऑफ पीरियड, कि भाई आप हो सकता है खुद ही सोचे विचारे, कुछ लोग आपकी फैमिली फ्रेंड्स वो, और हो सकता है कि आप अलग ना हो। तो डोंट थिंक, अगर इतनी बातें सब जानते हैं, फिर क्या उस प्रोविजन को कोई क्रिटिसाइज करेगा? नहीं करेगा। लेकिन मैंने बहुत लोगों को देखा है, टीवी पे आते हैं, कोई जैसे इस टॉपिक पे कोई डिबेट होती है, कहीं आके ज्ञान झाड़ते हैं, ये क्या बात है, लॉ में लिखा हुआ है, वो अलग होना है। मैं कहा भाई अकल जितनी उतनी बात करो ना। वो बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं टीवी में आके, ये क्या बात हुई, ठीक है वो अलग होना चाहिए, 6 महीने क्यों लिखा हुआ, वाई टू वेट फॉर 6 मंथ्स, बट यू डोंट अंडरस्टैंड द पर्पस इंटेंशन। आप खाली शब्दों को इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए सही इंटरप्रिटेशन निकालने के वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बेसिकली पर्पस और ऑब्जेक्टिव, क्या सोच के लॉ बनाया गया है। अगर ये बात क्लियर है तो फिर आप बहुत सारी चीजें, आप जो गलत डायरेक्शन में आपकी इंटरप्रिटेशन जा सकती थी वो नहीं जाएगी, एंड यू विल रियली गेट द राइट। और ऑब्वियस सी बात है, अच्छा इसको छोड़ो, लेजिस्लेचर की बात छोड़ो, एक आम आदमी भी क्या बोलेगा कि घर टूटने से बच सकता है तो बचाना चाहिए, कि ये सुनो, क्योंकि टूटने कोई भी चीज टूटती जब है ना, वो हमेशा निगेटिव होती है, टूटना ही निगेटिव है। अच्छा कोई 2 फ्रेंड्स हैं, बहुत पुराने बहुत क्लोज, किसी बात पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग को सॉर्ट आउट कर लिया, ये समझदारी है। लेकिन तोड़ देना उस मिसअंडरस्टैंडिंग, दोस्ती तोड़ दी, वो आप दोनों के लिए नुकसानदेह है। बहुत लोग ईगो में आके क्या करते हैं, तोड़ देते, ज्यादातर लोग ऐसे ही आजकल वो मिसअंडरस्टैंडिंग को। और मैं एक चीज, मेरा मानना है स्ट्रांगली, अगर आप कम्युनिकेशन चैनल्स, कम्युनिकेशन समझो बातचीत जो है, अगर कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखो, किसी तक चाहे कितना मतभेद हो जाए, ठीक है, दुनिया की बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर पता क्या होते हैं, एक उधर मुंह फुला लेगा, एक उधर मुंह फुला लेगा, बात ही नहीं करनी, यही होता है ना। अच्छा कोई तीसरा बोलेगा मैं सॉल्व कर, नहीं मैं क्यों बात करूँ, मैं क्यों बात, पड़े रहो, और जो नुकसान दोनों का होना है। टूटना मतलब प्रकृति ने नियम दिया, टूटना हमेशा, जोड़ना हमेशा फायदे का होता है, टूटना हमेशा निगेटिव चीज होती है। तो अगर कोई चीज टूटने से बचाई जा सकती है तो व्हाई नॉट। हाँ जब एक्सट्रीम हो जाए, लगता है कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, तो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो पहले करनी चाहिए। क्या उस कोशिश के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 6 महीने का टाइम पीरियड, दैट्स आइडिया। एंड जो समझते हैं वो बोलते हैं साहब देयर इज नथिंग टू क्रिटिसाइज। आई होप दिस क्लियर। एक जस्ट मैंने एक ब्रीफ आपको इंट्रोडक्शन दिया कि इंटरप्रिटेशन से क्या होता है और किस अप्रोच से इंटरप्रिटेशन करनी चाहिए, हमारा तरीका इंटरप्रिटेशन क्या होना चाहिए। वी शुड फर्स्ट नो द व्हाट बी द इंटेंशन और पर्पस और ऑब्जेक्टिव बिहाइंड मेकिंग दैट पर्टिकुलर लॉ एंड इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेशन। इज दैट क्लियर? अच्छा एक और चीज, अच्छा हर सब्जेक्ट में क्या कुछ ग्रेट थिंकर्स फिलोसफर्स, जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ आएगा, अकाउंट्स पढ़ोगे तो उसमें कुछ आएगा, फिजिक्स पढ़ोगे तो कुछ ना आएगा। तो वैसे लॉ के भी कुछ बहुत बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, जैसे एक बहुत बड़े लीगल थिंकर या आप लीगल फिलोसफर कह सकते हैं। मैं तो शुरू की 2-3 क्लासें मेरी थोड़ी स्लो चलेगी, कई बच्चों को ना बड़ी इरिटेशन होती है, सर ने आधा पेज ही पढ़ा है। भाई एक दिन में विद्वान कोई नहीं बन जाता, हैव पेशेंस। कई लोगों को बड़ा मैंने देखा है, गिनते हैं पेज। भाई कभी ऐसा होता है एक दिन में 5 पेज भी पढ़ा दें, किसी एक दिन में एक, डिपेंड करता है हम क्या बात कर रहे हैं।
को हड़बड़ाइए मत, ठीक है पेशेंस, ठीक है। पहले बेस को बनाइए और इतना सॉलिड बेस बनाइए कोई हिला नहीं सके, उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। बहुत सारे लीगल थिंकर कह सकते हैं, लीगल एक्सपर्ट कह सकते हैं, लीगल फिलोसफर कह सकते हैं, तो उनके नाम बीच बीच में आएंगे कि साहब इन्हें लॉ के बारे में ये बताया लॉ। जैसे मैं कुछ नाम आपको लिखता हूं, आप नोट करना चाह कर सकते हैं। दे हैव बीन ऑल मतलब बिग लीगल फिलोसफर, थिंकर्स, एक्सपर्ट कह सकते हैं। वन सच नेम कहीं ना कहीं हमने शायद सुना भी होगा, सैलमन, सुना होगा, मुझे मालूम है, सुना तो बहुत कुछ है, ठीक है। एक नाम है दैट इज मैक्सवेल, एक नाम सुना होगा आपने ऑस्टिन, एक नाम है आपका केल्विन, एक नाम है सेविग्नी, SAVIGNY। ऐसे बहुत सारे और भी हैं, बट दीज आर सम इंपॉर्टेंट लीगल एक्सपर्ट और लीगल थिंकर्स, क्योंकि इनके नाम बीच बीच में आते रहेंगे कि इन्होंने लॉ के बारे में ये बोला या लॉ इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो मैंने एक बार कुछ नाम आपको बता दूं, सैलमन, मैक्सवेल, ऑस्टिन, केल्विन, सेविग्नी, ऐसे बहुत सारे हैं। सैलमन, मैक्सवेल MAXWELL, ऑस्टिन, केल्विन KELVIN, सेविग्नी SAVIGNY। बहुत है, मतलब ये नाम आते रहेंगे तो आपको पहले कुछ नाम पहले से पता है तो आपको पता कि हम किसकी बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? एक बार हम थोड़ा पहले बुक पे आते, देखिए इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स में पहले मैंने इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया, कोई टॉपिक का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले मीनिंग ऑफ द दिस एक्सप्रेशन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। देखिए स्टैट्यूट इज डिफाइंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल। आई बताया मैक्सवेल इज वन ऑफ द लीगल थिंकर्स। इनके हिसाब से एज द विल ऑफ द लेजिस्लेचर, अभी मैंने बताया ऐसा, एंड और एक्ट, स्टैट्यूट क्या है, रिटन लॉज, एक्ट, ठीक है। तो देखिए नॉर्मली डिनोट्स द एक्ट इनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर। स्टैट्यूट इज व्हाट? इट इज द एक्ट, मतलब रिटन, मैं बताऊं ना, स्टैट्यूट इज द रिटन लॉज, दैट इज द एक्ट्स। द स्टैट्यूट इज द रिटन विल ऑफ द लेजिस्लेचर। मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, मैं आपको खाली लैंग्वेज भी, क्योंकि बच्चे ना यहाँ पढ़ते हैं सर हमें वो चीज, तो मैं दोनों को चीज़ रिलेट भी कर देता हूँ जो मैंने डिस्कस किया। इज दैट ओके? अच्छा एक बात और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, इंटरप्रिटेशन जो वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड और यूज होता है, जैसे इंग्लिश बोलते हैं सिनोनिम्स, हिंदी में बोलते हैं पर्यायवाची, कंस्ट्रक्शन। इंटरप्रिटेशन एंड कंस्ट्रक्शन। तो इंटरप्रिटेशन को, तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को आप कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट भी बोल सकते हैं। इज इट ओके? समझ आ रहा है? थक गए हो सुबह से? थोड़ी एनर्जी बचा के रखा करो भाई, लास्ट क्लास के लिए भी, ठीक है? हाँ क्या? हाँ चलो देख लेते हैं, अभी करते हैं थोड़े दिन में। एक मेरे साथ दिक्कत ये कि कर तो सकते हैं वो, लेकिन मेरी फाउंडेशन की क्लास अभी 3:30 होती है आपकी क्लास के बाद, फिर मेरा ब्रेक आ जाएगा। हाँ अभी कुछ दिन करते हैं, फिर वो एक फाउंडेशन क्लास कुछ दिन बाद मेरी खत्म हो जाएगी। आपकी क्लास तो मई एंड तक चलेगी, तो आप एक आध महीना ये चलाइए, उसके बाद फिर मैं मोस्ट प्रोबेबली मैं सेकंड स्लॉट में ले आऊँगा और वैभव सर थर्ड स्लॉट में आ जाएंगे, कर लेंगे, ठीक है। बट ऐसा आई थिंक इतना नहीं है, मैं खुद भी पूरी एनर्जी से पढ़ाता हूँ, ठीक है। आपने देखा आवाज़ में कोई कमी नहीं होती, ठीक है। और अभी तो कोल्ड हो रखा है, एक बार कोल्ड थोड़ा सा वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो फिर आवाज़ और बुलंद हो जाएगी। तो आवाज़ के साथ भी आप भी थोड़ा ध्यान, मतलब ये नहीं कि एकदम सुस्त पड़ जाना, ठीक है। आई नो, ठीक है, 7:30 से बच्चा बैठे बैठे होता है, ठीक है। और अभी आदत भी नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। वो आदत के ऊपर याद है मैंने फाउंडेशन में एक चुटकुला सुनाया था कि शायद भूल गए होगे, ठीक है। हाँ एक बार और सुना दो, वो भी रेफरेंस कर देते हैं, ठीक है। एक देयर वाज अ गर्ल एंड वो बहुत रिच फैमिली से थी, तो उसकी शादी जो है ना बहुत पुअर फैमिली में हो जाती है, तो बेचारी दुखी रहती है। उसको अपने मायके में उसने पूरा ठाट बाट देखे होते हैं मायके, और लेकिन ससुराल में वैसा नहीं होता। तो मायके से जब भी कोई मिलने जाता है तो हमेशा बेचारी दुखी रहती है, ऑब्वियसली, ठीक है। तो कुछ सालों के बाद कोई मायके से जाता है तो वहाँ देखते हैं वो खुश है। तो उसने बोला क्या ससुराल में हालात चेंज हो गए, मतलब क्या फाइनेंशियल कंडीशन चेंज हो गई, अब खुश है? तो बोलते नहीं, अब आदत पड़ गई है। तो वही बोला कि सब टाइम तो वही रहेगा, ठीक है, आपको भी धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है।
अभी आदत नहीं है, ऑब्वियसली अभी आदत नहीं है। और बीच में 15-20 दिन तो पूरा फुल टू सोए हो गए, आया ना भाई। 6 जनवरी को पेपर खत्म हुआ था ना, और 25 को बैच स्टार्ट हुआ है। तो बीच में आपके जो 18 दिन है, तो ये तो खूब मस्ती मारी, खाया और सोया, गप्पे मारी, सोशल मीडिया, यही किया होगा। तो अभी अचानक इतना हेक्टिक शेड्यूल, ठीक है, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ठीक है। हालात तो वही रहेंगे, लेकिन आदत पड़ जाएगी, ठीक है। देखिए ऑब्वियसली देखो, सिलेबस है, पढ़ाना भी है, करो क्या, ऑप्शन ही है। अब सोचिए, अभी तो 3 पेपर हो गए हैं, और अभी तो 4 चलते थे। अभी तक तो ओल्ड सिलेबस में दोनों ग्रुप में 4-4 पेपर थे, अब तो 3-3 हो गए, कम, ये तो बर्डन कम हुआ। और 30 मार्क्स का MCQ, दैट्स अगेन यू कैन से एडवांटेज। एनीवे, द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द statute, please, is to discover the intention of the author. And who is the author of the act? Legislature. That is the legislature. देखिए author का मतलब कौन है? Legislature. The object of interpretation of the statute is to discover the intention of the author, that is the legislature. Consequently, the interpretation or construction. अच्छा, एक चीज मैं बताना चाह रहा था, इंटरप्रिटेशन को हम कंस्ट्रक्शन भी बोलते हैं। जनरली दोनों टर्म्स को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। इंटरप्रिटेशन स्टैच्यू, कंस्ट्रक्शन स्टैच्यू इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, लेकिन टेक्निकली दोनों टर्म में एक छोटा सा डिफरेंस है, छोटा सा डिफरेंस है, बाय एंड लार्ज सेम है। वो क्या है, वो मैं चैप्टर के लास्ट में बताऊंगा, अभी जरूरत नहीं है। अभी आप इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन को इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, कंपनी लॉ में क्या मेंबर और शेयर होल्डर को हम इंटरचेंजेबली यूज करते हैं? जो कंपनी का शेयर होल्डर है वो मेंबर है, जो मेंबर है वो शेयर होल्डर, लेकिन टेक्निकली थोड़ा डिफरेंस है। मान ले देज ए कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, क्या वहां पे बंदा मेंबर तो हो सकता है, लेकिन क्या शेयर होल्डर हो सकता है? जब कंपनी कैपिटल ही नहीं है, तो हाउ कैन देयर बी ए पर्सन होल्डिंग द शेयर्स? जब कंपनी की शेयर कैपिटल ही नहीं है, हाउ कैन देयर बी पर्सन होल्डिंग द शेयर? समवन हु इज होल्डिंग द शेयर, ही विल बी कॉल्ड एज शेयर होल्डर। तो वहां मेंबर तो बोल सकते हैं, बट शेयर होल्डर नहीं। इसलिए पढ़ते हो ना, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर, मेंबर्स बोलते हैं। अच्छा, जब प्राइवेट कंपनी बोले, ऑल प्राइवेट कंपनी वी आर टॉकिंग अबाउट वेदर इट्स अ पब्लिक प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, हैविंग शेयर कैपिटल, नॉट हैविंग, या अनलिमिटेड, हैविंग, नॉट हैविंग, हर प्राइवेट कंपनी की बात कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं मिनिमम 2 मेंबर्स, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर्स। शेयर होल्डर नहीं बोलते, क्योंकि शेयर होल्डर में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जहां कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है वहां शेयर होल्डर कैसे हो जाएगा? तो टेक्निकली डिफरेंस है, बट जनरली हम मेंबर शेयर होल्डर को और बता था ना, ज्यादातर कंपनी में बताऊंगा, सब चीजें कंपनी लो पढ़ाऊंगा, 99% से ज्यादा कंपनी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है, तो वहां तो शेयर कैपिटल होती है, तो वहां मेंबर शेयर होल्डर की बात, इसलिए ज्यादातर हम मेंबर शेयर। वैसे ही इंटरप्रिटेशन कंसेप्ट टेक्निकली एक डिफरेंस है, वो क्या लास्ट में बात करेंगे, बट अदरवाइज इंटरचेंजेबली आप यूज कर सकते हैं। इज द क्लियर टू एवरीवन? नाउ इसे द कॉन्सिक्वेंटली द इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन should be as near to the minds and apparent intention of the parties as possible. And which parties? We are talking about the legislature, कि जिसने बनाया है, and as the law will permit, मतलब लॉ के जो भी प्रिंसिपल्स है, रूल्स हैं, उसके हिसाब से आपको, मतलब अल्टीमेट नेट रिजल्ट क्या निकला? क्या we need to read the mind of the legislature, yes or no, in order to do the correct interpretation of statutes. आगे देखिए, according to Salmon, again one of the legal thinkers, इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन इज द प्रोसेस बाय विच कोर्ट्स, अच्छा कोर्ट्स में जब कोई डिस्प्यूट होता है किसी लॉ के प्रोविजन पे, मैटर कोर्ट में जाता है, तो क्या कोर्ट्स के नए लॉ बनाते हैं, इंटरप्रेट करते हैं? इज द प्रोसेस बाय विच द कोर्ट सीक्स टू असर्टेन द मीनिंग ऑफ द लेजिस्लेशन। क्या मैंने बताया था, एक्ट को, स्टैच्यू को लेजिस्लेशन ही बोलते हैं, मेड बाय द लेजिस्लेशन, क्या बोलते हैं? लेजिस्लेशन। थ्रू द मीडियम ऑफ अथॉरिटेटिव फॉर्म्स इन विच, थ्रू द मीडियम अथॉरिटेटिव फॉर्म का साथ लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। अच्छा, जब कोर्ट्स के सामने कोई भी एक्ट के प्रोविजन में कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, डिस्प्यूट हो जाए, तो डू दे इंटरप्रेट, फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दैट प्रोविजन लॉ बाय अप्लाइंग द रूल्स एंड प्रिंसिपल्स फॉर इंटरप्रिटेशन? व्हाट आर द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल, विल डिस्कस इन दिस चैप्टर। इस आप लॉ को इंटरप्रेट करने के क्या क्या रूल्स हैं। अच्छा, क्या जितने रूल्स आप पढ़ेंगे, सारे रूल क्या सभी एक ही कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होंगे? कि ये वाला रूल इस कॉन्टेक्स्ट में, ये वाला रूल इस कॉन्टेक्स्ट, सब मैं बताऊंगा। अलग अलग रूल पढ़ेंगे तो हर का कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ भी बताओगे, सब ये रूल किस कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। तो ये बोला कि जब कोर्ट्स के सामने जब भी जाता है, कोर्ट्स क्या करते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर बाय अप्लाइंग ऑल द रूल्स ऑफ प्रिंसिपल्स विच आर गिवन फॉर इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। क्लियर? यही बात हम भी डिस्कस कर रहे हैं। नाउ
अच्छा एक चीज बताइए, इवन इन हाँ, एक बच्चे ने बोला सर ग्लेन मैक्सवेल का नाम सुना, ठीक है। हाँ, देखिए व्हाट आई वाज सेइंग दैट जुडिशियरी भी जो है, कोर्ट्स भी है। देखिए इंटरप्रिटेशन, मैं एज ए टीचर ऑफ लॉ, आप एज ए स्टूडेंट लॉ, एडवोकेट, जजेस, सभी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। तो इंटरप्रिटेशन जब जुडिशरी करती है, कोर्ट्स करते हैं, तो इन दैट प्रोसेस ऑफ डूइंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, डू दे मेक द न्यू लॉज, या they only try to find out the real and correct meaning according to the intention of legislation and by applying all the rules or principles which are allowed for interpretation of statutes? Yes or no? And they are not supposed to make the new laws. They are not supposed to make the new law, because अगर judiciary law बनाने लग जाए, तो अभी हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा है, लॉ मेकिंग किसका काम है, लेजिस्लेचर का। और जुडिशरी काम है खाली इंटरप्रेट करना इन केस ऑफ डिस्प्यूट। और जुडिशरी अगर लॉ बनाने लग जाए, तो क्या इट्स अननेसेसरी इंक्रोचमेंट अपॉन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर? ये सुनो, जुडिशरी इंक्रोच करे किसके डोमेन पे, लेजिस्लेचर के। ये गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से तीनों पिलर को अलग अलग काम दिया हुआ है। लेजिस्लेचर काम अलग है, एग्जीक्यूटिव काम अलग है, जुडिशरी काम अलग है, एंड दे कैन नॉट इंक्रोच अपॉन द अदर्स डोमेन। कोई सब एक दूसरे के काम में कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, क्या गलत हो जाएगा? एंड दे विल टोटल क्योस इन द सिस्टम, दे विल टोटल क्योस, पूरे सिस्टम में 50 तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। दैट्स व्हाई कोर्ट्स कैन नॉट मेक द लॉ। कोर्ट्स इस बात को समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ और सुनिएगा ध्यान से। अच्छा, मेरे एग्जाम्पल्स में ना कई बार है ना, कई थोड़ी सी मेच्योरिटी के साथ समझना, जो जब मजाक करना हो मैं भी मजाक कर लूँगा, लेकिन आप हर चीज़ में मजाक मत घुसाना। बहुत मैंने लोगों बच्चों को देखा है, हर कुछ भी बात करो ही। अरे भाई कभी तो सेंसिबल, और जब हंसी मजाक करो तो पूरा खुल के हंसो। हर चीज को मजाक मत बनाओ। और ये अनफॉर्चुनेट आज हमारे समाज में हर चीज में मजाक घुस गया। क्लास कौन सी अच्छी है? जहां इंटरटेनमेंट खूब होता हो, ये क्लास का क्राइटेरिया है। हाँ है ना? अच्छा, एक जनरल सा एग्जांपल लेता हूं, नॉट लॉ। आपने सुना आजकल हमारे सोसाइटी में एक बड़ा ट्रेंड चला है जी, वहाँ भागवत कथा हो रही है। सुना है आपने? बहुत लोग कराते हैं ना, जजमान लोग कराते हैं बहुत, और पूरे अपने रिश्तेदार, फ्रेंड, सोसाइटी सब बुलाते हैं। चाहे शादी होता है लोग आते, ठीक है। अच्छा, उसमें क्या होता है? अच्छा, एक चीज, भागवत कथा मतलब गीता की बात कर रहे हैं। अच्छा, गीता में मेन चीज, गीता जो है वो क्या है? मुझे बताओ क्या है, बताओ। नहीं नहीं, गीता, रियल गीता क्या है? जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को, आपको पूरा महाभारत के युद्ध में जो उपदेश दिया था वही गीता है। हाँ है ना? तुम जाके देखना वहाँ पे 5 दिन 7 दिन भगवत कथा जो होती है, जो इतने दिन के वो करा रहे हैं, ठीक है, उसमें इसकी चर्चा तो बहुत कम होगी। ये असली गीता ही है, भगवत कथा ये है। पता क्या होती है उसके अंदर? बचपन में कृष्ण जी ऐसे मक्खन चुरा के, तो क्या, और उसकी झांकियाँ भी बनाते होते हैं ना कुछ कुछ घर के लोग, आपको वो फैंसी ड्रेस पहन के वो करते हैं, क्योंकि नौटंकी करने में और दिखाने में लोगों को मजा आता है, ही ठीक है। अच्छा, वो जो वहां नॉलेज की बात तुम करने लग जाओगे, किसी से भाग जाएंगे सारे। तो भाई तुम जब गीता की बात करो तो असली बात करो ना। सब बकवास है सब, मेरे हिसाब से सब बकवास है सब। खाली लोग को कहते हैं हंसी मजाक, हर चीज में हंसी मजाक कहां जाएगी? या तो करो मत, और करो तो भाई रियल चीज को समझो ना क्या है। बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट में, आईएम अहमदाबाद, ये सब में आपको गीता पढ़ाई जा रही है। अच्छा, एमबीए करा रहे हैं मैनेजमेंट, बोलते आज तक के सबसे बड़ा मैनेजमेंट गुरु कृष्ण हुए हैं। इतने बड़े मैनेजमेंट के हुई, तो बोला इतना बड़ा मैनेजमेंट गुरु वो हुआ तो उससे सीखो ना। इसलिए बड़े बड़े एमबीए इंस्टीट्यूट में पढ़ाई जा रही गीता, लेकिन वो नहीं कि मक्खन चुरा खा रहे हैं, गोपियों के साथ है, ये है, फलाना है, ढिकना है, फालतू की बातें। तो जो है ना, अब वो मस्ती वाली चीजें जो है ना वो खाली दिखाते हैं वहां पे। और एक बाबा जी बैठे हुए, लास्ट में क्या हुआ, 10 लाख रुपए 20 लाख रुपए झाड़ के चल जाएंगे जजमान से। और 5 दिन तक ज्ञान क्या दिया हुआ, मोह माया त्यागो। और लास्ट में उनको उन्होंने बोला हुआ मेरे को 21 लाख चाहिए, तुम बोलो बाबा जी थोड़ा सा हाथ टाइट है, 15 लाख ले लो। भाई साहब अगले बार बोला अगली बार शकल मत दिखाना। तो हो गई मोह माया त्याग गई सारी। दूसरे के बोले तुम त्यागो मुझे दे दो। हाँ हाँ, यही हो रहा है।
तो समझ में आया ना कि हर जगह इंटरटेनमेंट, हर जगह भैया कुछ सीखने के तो ये इंटरटेनमेंट क्यों, लोग भी वैसे ही हैं, बताने वाले वैसे ही हैं, हर चीज में इंटरटेनमेंट। तो इंटरटेनमेंट के लिए बहुत लोग हैं। तो कपिल शर्मा क्या करेगा, सभी लोग इंटरटेनमेंट, तो बेचारा क्या करेगा? हाँ, उसके लिए अलग अलग लोग हैं ना समाज में, तो उनसे इंटरटेनमेंट लो। हर चीज में इंटरटेनमेंट को घुसा रहे हो। मैंने कह रहे हो तब इसको समझा करो, ये सब चीजें क्या है, और ये समाज का बहुत सत्यानाश है, ठीक है। इसलिए समझदार लोग समाज में बहुत कम है, सब बेवकूफों की तरह घूम रहे हैं। उनको समझ ही नहीं है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। एनीवे, मैं एक एग्जांपल दे रहा था, एक एक्चुअल केस हुआ था, एक्चुअल केस आई एम टॉकिंग अबाउट। देयर वाज अ लेडी, शी वाज प्रेग्नेंट। अच्छा, जो मेडिकल लॉज है, मेडिकल के भी लॉज है कि साहब एक टर्म बोलते हैं आम भाषा में जिसको बोलते हैं ना अबॉर्शन, उसको टेक्निकली लॉ में बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, एमटीपी बोलते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्लियर? एमटीपी मेडिकली मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर दिया, जो आम भाषा में बोलते हैं अबॉर्शन कर दिया। तो जो मेडिकल लॉज है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी तक ही एमटीपी अलाउ करता है कि साहब इतने दिन से ज्यादा अगर हो गई प्रेगनेंसी के तो उसके बाद एमटीपी अलाउड नहीं है। उसका रीजंस है, बोला अगर वो करेंगे तो क्या होगा, आपको बच्चे को तो आपने टर्मिनेट कर दिया जो फीटस है इन द वोम ऑफ द मदर, लेकिन उस लेडी की भी जान को खतरा हो जाएगा, उसकी बॉडी में पॉइजन बन सकता है, हो सकता है वो भी मर जाए, ठीक है। इसलिए लॉ अलाउ नहीं करते। इज दैट ओके? नो। अब वो एक लेडी थी जिसके साथ क्या इशू हुआ, आई थिंक थोड़ा बहुत आप शायद जानते होंगे, अपने घरों में या अपने आसपास पड़ोसी रिश्तेदारों में देखा होगा कि कोई अगर प्रेग्नेंट लेडी है तो जो भी उनकी जो गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर होती हैं, तो नॉर्मली वो सर्टेन पीरियड पे अल्ट्रासाउंड्स कराती हैं। वो बच्चे का फीटस का वो डेवलपमेंट देखती है आपको अल्ट्रासाउंड से कि सब बच्चे का डेवलपमेंट क्या है एंड ऑल दैट, ठीक है। तो एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में आया कि दैट फीटस इज गोइंग टू बी एबनॉर्मल बेबी। अच्छा, कुछ देखो कुछ बच्चे होते हैं जन्म से एबनॉर्मल होते हैं, ठीक है, उनका हाथ पैर नहीं काम कर रहे हैं या बेड रिडन। अच्छा, ऐसे बच्चे ना लाइफ लॉन्ग अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो ऐसे बहुत सारे होते हैं बच्चे, ठीक है, जो जन्म से ही मतलब उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। लोग समाज में अलग अलग बोलते हैं, स्पेशल चाइल्ड या डिफरेंटली एबल्ड, अलग अलग टर्म यूज करते हैं, ठीक है। अब उस लेडी ने बोला कि जब मेरे को अल्ट्रासाउंड में, एक्चुअल केस बता रहा हूं मैं आपको, अल्ट्रासाउंड मैं कोई ये नहीं कि मैं कोई डॉक्टर बना रहा हूं, मैं लॉ पे ही लाऊंगा, ठीक है। एक्चुअली उस लेडी को लगा कि साहब जब मैं माई बेबी इज गोइंग टू बी अ हैंडीकैप फॉर लाइफ लॉन्ग, और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट ये बता रही है, तो मैं ऐसे बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, और मैं क्योंकि जिंदगी में मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक चैलेंज हो जाएगा। देखो हर माँ बाप जब बच्चे इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, माँ बाप बोलते हैं यार तुम सुनाओ हम फ्री हो गए यार, अब बच्चे अपना अपना संभाल लिया, हम फ्री, हम कुछ भी करें। हर आदमी चाहता है कि लाइफ में एक स्टेज अपनी जिम्मेदारी से फ्री हो जाए, लेकिन वो तो आप जिम्मेदारी जिंदगी भर चलेगी आपकी। अब लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मेडिकल लॉज के हिसाब से जितना पीरियड तक एमटीपी अलाउड हो, पीरियड निकल चुका था, तो मेडिकल लॉज के हिसाब से तो पॉसिबल नहीं था एमटीपी। तो उसने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाली एंड रिक्वेस्टिंग द कोर्ट कि प्लीज गिव मी द परमिशन फॉर एमटीपी, एंड मेरा एक स्पेशल केस देके आपको, ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सारी बात सुनी। सुनने के बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक चीज बोली, जज ने एक बात बोली, we have full sympathy with you and we really have and we really are on your side and we have sympathy with your case, but unfortunately we can't change the law. लॉ बनाया किसने? लेजिस्लेचर ने। चेंज भी करेगा, अमेंड कौन करेगा? लेजिस्लेचर। वी आर नो अथॉरिटी टू चेंज द लॉ। हम अथॉरिटी नहीं, हम समझ रहे हैं कि आपके केस में अलाउ होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी अलाउ नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट अथॉरिटी टू चेंज द लॉ, ठीक है। एंड कोई एक्सेप्शन नहीं दे रखा जहां पे कि भाई कि इतने पीरियड के बाद अगर ये कुछ सर्टेन केसेस में इतने पीरियड के बाद भी एमटीपी अलाउ कर देंगे, होता ना एक्सेप्शन दे रखा, वो भी नहीं दे रखा। दैट्स वाई कोर्ट ने बोला, जज ने बोला विथ फोल्डेड हैंड्स, मतलब हाथ जोड़ के आप माफी मांगते हैं कि भाई हम आपको रेमेडी जो आप चाहते हैं हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन मर्सी हमारी है ऑन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड। लेकिन साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने ही बोला वी अपील टू द लेजिस्लेचर, मतलब लेजिस्लेचर को रिक्वेस्ट करते हैं कि लॉ शुड बी अमेंडेड एंड इसके अंदर कुछ सर्टेन एक्सेप्शंस डालने चाहिए कि इन केसेस में इवन आफ्टर सर्टेन पीरियड भी एमटीपी अलाउ होना चाहिए, ठीक है। लेकिन कोर्ट ने उस केस में उस लेडी को रेमेडी नहीं दी। इससे क्या देखो, लीगल एंगल से देखे क्या सीखने को मिला। कोर्ट कांट चेंज द लॉज, कोर्ट्स आर ओनली सपोज्ड टू इंटरप्रेट द लॉज,
दे आर नॉट सपोज टू मेक द लॉ और अमेंड द लॉ। अगर वो ये काम करने लग जाए तो फिर लेजिस्लेचर क्या करेगा? और ऐसा अगर होने लगा तो फिर जुडिशरी इंक्रोचिंग अपॉन द डोमेन ऑफ द लेजिस्लेचर। क्या ये गलत नहीं है? ये सुनो, सबका काम बटा हुआ सिस्टम ने, कॉन्स्टिट्यूशन है, लेजिस्लेचर को अलग काम दे रखा है, एग्जीक्यूटिव को अलग काम दे रखा है, जुडिशरी को अलग काम दे रखा है, तो कोई भी एक दूसरे काम में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ठीक है? तो इसलिए आपको कोर्ट ने बोला कि भाई ये मेरा काम नहीं है और मेरे को मर्सी है, मैं चाहता हूं कि आपको मिले लेकिन हम कर नहीं सकते, एंड विथ फोल्डेड हैंड्स माफी मांग ली लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। लेजिस्लेचर को बोला कि आप, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, लेजिस्लेचर ने इस केस के बाद लॉज भी बदले, सब कुछ हुआ, लेजिस्लेचर लॉ भी बदला, उसके बाद आपको कई सारे एक्सेप्शंस आ गए इन केसेस में। इस केस के बाद तो इसे ये लैंडमार्क केस माना जाता है। इस केस ने लेजिस्लेचर को भी जगाया कि साहब इस लॉ के अंदर चेंजेस की जरूरत है। फिर लेजिस्लेचर ने बाद में चेंजेस किए, बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, उस पर्टिकुलर लेडी के साथ क्या हुआ, कि बच्चों को जानने में बड़ा इंटरेस्ट होता है, उसका बच्चा अपने आप ही नेचुरली डेथ हो गई उसकी, मतलब इन द वॉर्म ऑफ द मदर, ठीक है? उसने एमटीपी नहीं कराई, वो नेचुरली खुद ही उसकी बच्चे की डेथ हो गई इन द वॉर्म ऑफ द मदर, ठीक है? लेकिन क्वेश्चन, उसको रेमेडी नहीं मिली, तो इससे क्या सीखने को मिला? कोर्ट्स कांट चेंज द लॉ, कोर्ट्स कांट मेक द लॉ, ठीक है? सबका अपना रोल है। लेजिस्लेचर, हाँ, कोर्ट ने भी बोला, लेजिस्लेचर को रिक्वेस्ट किया कि आप अमेंड कीजिए, एंड इसके अंदर, और कोर्ट ऑर्डर नहीं दे सकता, ओनली एक रिक्वेस्टिंग मोड में कि सर्टेन सिचुएशन में एक्सेप्शंस क्रिएट होने चाहिए कि सर्टेन पीरियड ऑफ एमटीपी के बाद भी द एमटीपी, सर्टेन पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी के बाद भी एमटीपी शुड बी अलाउड, एंड सर्टेन केसेस में लाइक इन दिस केस, ठीक है? एंड इससे एक बात सीखने को मिलती है कि जुडिशरी इज नॉट सपोज टू मेक और चेंज द लॉ, दे आर ओनली सपोज टू इंटरप्रेट द लॉज, ठीक है? इसी को एक बड़ी अच्छी लाइन आपकी बुक में मैंने लिखी है, सुनिएगा पहले, आप समझिएगा। देखिए, सब एक मैंने एक पैरेलल ड्रॉ किया है। जैसे एक शर्ट होती है, मान एक शर्ट है, कुछ भी, कोई कपड़ा मान लिया, अगर नॉर्मली अगर शर्ट वॉश्ड है लेकिन आयरन नहीं है, क्रम्पल्ड है, सलवटे हैं उसके ऊपर, डज इट लुक गुड? लेकिन जब उसको प्रॉपर आयरनिंग कर देते हैं, डज इट लुक गुड? अच्छा, इस प्रोसेस में जो हमने आयरनिंग की है, इस प्रोसेस में क्या हमने शर्ट का फैब्रिक बदल दिया है? डिड वी चेंज द फैब्रिक ऑफ विच इट इज मेड? द ओनली थिंग वी आर ट्राइंग टू गिव द बेस्ट पॉसिबल लुक ऑफ दैट शर्ट। जो बेस्ट पॉसिबल उसकी लुक हो सकती है हम वो निकाल रहे हैं, ये सुनो, और हम उस प्रोसेस में कोई फैब्रिक में कोई बदलाव नहीं कर रहे। एग्जैक्टली दैट इज द रोल ऑफ जुडिशरी। व्हेन द जुडिशरी or courts are interpreting the laws, they are only supposed to give the best possible look of that law. They're not supposed to change the contents of the law. If they're changing the contents of the law, then don't you think that they are interfering in the domain of the legislature? They can't do that. And इसे बोलते हैं, judge should not alter the material of which the law is made. मतलब जिस मटेरियल से जो कंटेंट्स है उसको चेंज करना जज का काम नहीं है, बट ही मस्ट एंड शुड आयरन आउट द क्रीजेज। मतलब जो सलवटे हैं जिससे कि वो सही रूप उसका नहीं दिख रहा, वो उसे रिमूव जरूर करे। जैसे हम मतलब आयरन करते हैं शर्ट को तो क्या बेस्ट पॉसिबल लुक देने के, लेकिन फैब्रिक थोड़ी बदल देते, ठीक है? तो बोला जज का भी काम, कोर्ट का भी यही काम है कि साहब जिस जो लॉ बना हुआ है, मतलब जिस मटेरियल से वो शर्ट बनी हुई, मतलब एक पैरेलल ड्रॉ किया समझाने के लिए कि भाई वो चेंज नहीं करना है, बट एट द सेम टाइम जो सलवटे उसको दूर जरूर करना है, सो दैट जो बेस्ट पॉसिबल लुक ऑफ दैट लॉ आपको लोगों को पता लगे। एंड दैट इज द रोल ऑफ द जुडिशरी, एंड दैट एक्चुअली दैट द जुडिशरी डूइंग। बहुत सारे बच्चों को ये सब चीज क्लियर नहीं होती। देखिए क्या इतनी अच्छी लाइन लिखी हुई है, इट इज राइटली सेड दैट while interpreting a statute, a judge must not alter the material of which it is woven. मतलब इट का मतलब लॉ, मतलब लॉ कोई भी स्टैचूट जो बना हुआ है उसके जो कंटेंट ओवन में, अच्छा एक शर्ट है, स्वेटर है, ओवन मतलब उसका मटेरियल जिससे बना हुआ है, तो उसको नहीं ऑल्टर करना। जज मस्ट नॉट ऑल्टर, क्या नहीं ऑल्टर करना है? मटेरियल ऑफ विच, जिस चीज से वो लॉ बना हुआ है, स्टैचूट बना हुआ है, उसको नहीं ऑल्टर करना। बट द जज कैन एंड शुड आयरन आउट द क्रीजेस। मतलब सलवटे हैं उनको आप आयरन आउट कीजिए, उनको रिमूव कीजिए, एंड ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल लुक ऑफ दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ क्लोथ। दैट्स आइडिया बिहाइंड द, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? दे आर नॉट सपोज टू मेक। बहुत बच्चों को मैं पूछता हूं, हु मेक्स द लॉ? सर सुप्रीम कोर्ट। बहुत बच्चे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट मेक्स द लॉ। गजब है, सुप्रीम कोर्ट तो जुडिशरी का पार्ट है, ठीक है? वो लॉ कैसे बना रहे हैं? लॉ कौन बनता है? इसलिए याद है लास्ट क्लास में सब समझाता क्या होता है, कई बार लिखते हैं ना लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सर ये सब पता ही है। पता कहाँ है? बहुत सारी इतनी चीजें उठ पटांग बच्चे बोलते हैं, एंड उनको क्लैरिटी, सुप्रीम कोर्ट कैसे लॉ बना देगा? तो जुडिशरी का पार्ट है। तो सोच के देखो, देश की जो हाईएस्ट कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट, वो भी लॉ नहीं बना सकता। आपकी हमारी क्या औकात है? लेकिन बहुत सारे लॉ के टीचर वो अपना लॉ बना के पढ़ाते हैं। यूट्यूब पे देखना,
लॉ कुछ और कह रहा है, उन्होंने अपना ही लॉ बना रखा है, कुछ ही लॉ में क्या लिखा हुआ है क्या उसको, मतलब अपनी कहानी बना रखी है उन्होंने। तो जो देश को सुप्रीम कोर्ट की औकात नहीं है बेचारे, वो उससे ऊपर जा रहे हैं। अजीब और गरीब, इसे समझाने के लिए बता रहा हूँ भाई कि लॉ का क्या कंसेप्ट है, किस तरीके की चीजें हैं, कैसे आपको समझना है, यू हैव टू। अच्छा, एक और चीज आपने सुना होगा, क्यों बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाता है। मैं उसका भी कारण बताया तो ये नोट करना कर लीजिएगा आप। एक टर्म बोलते हैं प्रेसिडेंट्स, इट इज वन ऑफ द सोर्सेस ऑफ लॉ। अच्छा, लॉ के जो सोर्सेज बोले कि लॉ हमें कहां कहां से मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है स्टैच्यूट, एक्ट्स, है ना। इसके अलावा रूल्स रेगुलेशन और भी चीजें, कस्टम्स, कई जगह तुमने पढ़ा हो फाउंडेशन में, अगर पार्टीज में कुछ तय नहीं हुआ तो एज पर द प्रिवेलिंग कस्टम्स, एज पर द यूसेज, वो भी एक सोर्स ऑफ लॉ है। उसे वन ऑफ द सोर्सेज, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्या है, स्टैच्यूट। सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ क्या है, स्टैच्यूट। बाकी सब चीजें हैं। एक वन ऑफ द सोर्सेज लॉ है प्रेसिडेंट्स। प्रेसिडेंट्स का मतलब है PRECEDENTS। इसका मतलब है, प्रेसिडेंट का मतलब क्या होता है, डिसीजन ऑफ हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट, इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। अंडर सिमिलर, in similar cases, decision of higher court is binding on the lower court in similar cases. देखो ये चांस की बात है, मैं जो चीज बताने वाला था वही क्वेरी आ रखी है। एक बच्चा लिखा था अमित शाह और जेपी नड्डा भी इंटरटेनमेंट करने के लिए। बेटा वो आप समझो, मुझे मुंह से क्यों बुलवा रहे हो, मेरे अगेंस्ट कहीं कुछ आ गया। बेटा ये जो अभी युगराज आपने जो पूछा है, अभी आपको पता लग जाएगा जो आप पूछ रहे हैं। चांस के बाद अब मैं उसी चीज बता रहा था, मैंने देखा भी नहीं था, अभी देखा, वो उस वही डाउट भी वही आ रखा था। और आप लोग कई बच्चों के दिमाग में डाउट आ सकता है, अभी बताऊंगा क्या है। डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट इन सिमिलर केसेस। समझिएगा, देखिए। अच्छा, एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, हर एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, और पूरे कंट्री का सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है। अच्छा, हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली में जो 30,000 एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, पटियाला हाउस एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, रोहिणी कोर्ट आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सब बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है पूरे दिल्ली में। दिल्ली का एक हाई कोर्ट है ना। अच्छा, दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पर्टिकुलर मैटर डिसाइड कर रखा है, और जो केस ऑलरेडी डिसाइड कर रखा है दिल्ली हाई कोर्ट, अगर वैसा ही सिमिलर टाइप का केस अगर दिल्ली के किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आ जाए, लाइक 30,000 और पटियाला हाउस, वट जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स कहीं भी आ जाए, तो क्या आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज आपको दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन से बाउंड है? क्या उसको भी वैसा ही फैसला देना पड़ेगा, हाँ या ना? क्योंकि आपके सीनियर है ना, आपके सीनियर है। तो एक तरह से देखा जाए, क्या उस लोअर कोर्ट के लिए हायर कोर्ट का फैसला एक सोर्स ऑफ लॉ हो गया ना? लोअर कोर्ट के लिए हायर कोर्ट का फैसला क्या सोर्स हो गया, आपको फॉलो करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट इन सिमिलर केसेस, ये सुनो। लेकिन चीज बताइए, दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला क्या अलीगढ़ के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाइंडिंग होगा? क्या अलीगढ़ तो यूपी में है, ये सुनो। तो आप दिल्ली का हाई कोर्ट है, तो आप दिल्ली के जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके सीनियर है आप, लेकिन यू आर नॉट सीनियर टू एनी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन द इंटायर कंट्री, ये सुनो। इसलिए एक पर्टिकुलर स्टेट का हाई कोर्ट का डिसीजन उस स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है उन पे बाइंडिंग होता है, दूसरे स्टेट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बाइंडिंग नहीं होता। वो माने ना माने उनकी मर्जी है, उनकी मर्जी है। और नहीं मानेंगे तो आप ये नहीं बोल सकते कि आपने गलत किया या उस कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज के अगेंस्ट एक्शन हो जाए। नो नो, यू कैन, बिकॉज आपका वो सीनियर नहीं है, आपका सीनियर नहीं है। क्लियर, समझ में आ गया? अच्छा, उसी तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी मैटर पे कोई फैसला दे रखा है, और वैसा ही सुप्रीम कोर्ट इज द वन कोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री, तो क्या उस तरह का केस अगर हिंदुस्तान की किसी भी अदालत में आए, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में, क्या सबको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हिसाब से अपना फैसला देना पड़ेगा, हाँ या ना? मैंने क्या लिखा, डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट, हाई कोर्ट नहीं लिखा है, हायर कोर्ट।
तो देखा जाए सुप्रीम कोर्ट तो सबके ऊपर हायर है, ये सुनो, इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट इन सिमिलर केसेस। तो क्या लोअर कोर्ट्स के लिए हायर कोर्ट्स के फैसले एक तरह से क्या है, सोर्स ऑफ लॉ है, और उसको टेक्निकली टर्म बोलते हैं प्रेसिडेंट। इसको बोलते हैं प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट इज बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट इन सिमिलर केसेस। अब देखिए, अगर सुप्रीम, देखो एक हाई कोर्ट का फैसला पूरे हिंदुस्तान के लिए लॉ का काम नहीं कर रहा, खाली किसके लिए काम कर रहा है, उस स्टेट के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके लिए काम कर रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूरे हिंदुस्तान में किसी भी कोर्ट में कोई केस आ जाए और सिमिलर टाइप का केस है जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है, तो क्या उनको मानना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाँ या ना? तो पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, इसलिए बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले, सिंस दे आर बाइंडिंग ऑन द इन द इंटायर कंट्री इन एवरी कोर्ट, ये सुनो, इन द सिमिलर केस है, इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को कई बार लॉ ऑफ द लैंड बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ। अब ये क्या होता है, फ्रेज तो लोग सुन लेते हैं, लैंड मीन्स कंट्री, ठीक है, लोग ये फ्रेज तो सुन लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट डिसीजन ये लॉ ऑफ द लैंड, लेकिन उनको मतलब नहीं पता कि क्या कहना चाह रहा है ये। अब वो बोलते हैं लॉ ऑफ द लैंड, सर सुप्रीम कोर्ट ही तो लॉ बना रहा है, भाई ये नहीं मतलब इसका, वो लॉ ऑफ द लैंड के पूरे पूरे कंट्री के लिए हो गया वो। लेकिन क्या एक हाई कोर्ट का फैसला क्या लॉ ऑफ द लैंड होता है? कहने से इट्स लॉ ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट, उस सेंस में बोला जाता है कि लॉ ऑफ द लैंड, लैंड मीन्स कंट्री, पूरे कंट्री के लॉ हो गया, ठीक है, इसलिए आपको ऐसा बोलते हैं लॉ। बट इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट लॉ बनाया थोड़ी है, इसने तो इंटरप्रेट किया लॉ जो लेजिस्लेशन बनाया। लेकिन वैसा ही सिमिलर केस है, किसी लॉजिकल भी बात है, जब आपसे सीनियर दिमाग लगा के एक फैसला दे चुका है, वैसा ही केस अगर आपके यहाँ आ रहा है वैसे सिमिलर केस, तो आप क्यों दिमाग लगा रहे हो? अच्छा, दूसरी बात, क्या जूनियर सीनियर के अगेंस्ट जा सकता है क्या? नहीं। तो सोच के सीनियर ने कुछ और डिसाइड किया, जूनियर कुछ डिसाइड, इट्स लाइक इंसल्टिंग योर सीनियर, डिसओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ योर सीनियर। इसलिए कंसेप्ट बना रखा है कि द डिसीजन ऑफ द हायर कोर्ट है बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट। अब टेक्निकली होता है प्रेसिडेंट, इसी वन ऑफ द सोर्सेस लॉ, क्या कह सकते हैं, जुडिशियल सर्कल में लोअर कोर्ट्स के लिए हायर कोर्ट के डिसीजन एक तरह के सोर्स है ऑफ लॉ, एंड उनको फॉलो करना, दैट्स व्हाई इट इज वन ऑफ द सोर्सेज ऑफ लॉ। एंड इसको लॉ ऑफ द लैंड क्यों बोलते हैं, रीजन मैंने बताया कि वो पूरे कंट्री के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई नया लॉ बना दिया है, दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। अब फ्रेज तो सब सुन लेते हैं, बट वही बता ना, सुनना और उसको समझना, खाली लॉ ऑफ द लैंड सुन लिया, बट उसका एक्चुअल मतलब क्या है वो नहीं समझ में आता। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि व्हाई इट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ द लैंड। बेटा जिस बच्चे ने पूछा था, क्लियर हो गए? एक बच्चा ये बोल रहा है कि साहब सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो बोलता है बेस्ट पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है। ऑब्वियसली देखिए, आपको देखो, हमारे सिस्टम में जितने भी लॉ इंटरप्रेट करने हैं, तो हम समाज में ना कोई इंटरप्रेट करेगा ना, ऊपर से ब्रह्मा विष्णु महेश को तो नहीं बुलाओगे, हाँ है ना, समाज में कोई ना कोई लाइन तो हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी भाई, इससे से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजेस बैठे हैं, क्या वो प्रमोट हो के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट? अच्छा, आपको लगता है जितने लोग जुडिशरी में जाते हैं, मान लें किसी की अपॉइंटमेंट हुई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, ठीक है, आपको लगता है सब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाते हैं? नहीं पहुंचते। कितने लोग हाई कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते? कितने जज रिटायर हो जाते हैं, वो हाई कोर्ट के जज ही नहीं बन पाते। तो सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बन रहा है तो इसका मतलब सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रिलियंट लोग हैं, सब नहीं पहुंच पाते वहां पे। कितने लोग तो हाई कोर्ट लेवल तक ही नहीं पहुंच पाते, कहीं हाई कोर्ट पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं पहुंच पाते। तो सुप्रीम कोर्ट में तो इस आप कह सकते हैं बेस्ट लीगल ब्रेन्स आते हैं, तो ऑब्वियसली मानना तो पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, किसी की बात तो समझनी पड़ेगी, ठीक है, कि भाई क्योंकि अल्टीमेटली भगवान थोड़ी आएंगे नीचे फैसला करने के लिए। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में बाइंडिंग नहीं है। इसलिए कई बार सुनते होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया और फ्यूचर में दोबारा उसी फैसले को रीओपन करके नया फैसला आ जाता है। तो ये प्रेसिडेंट किसके लिए? बाकी के लिए है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए प्रेसिडेंट नहीं है। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला दोबारा से उसी मैटर पे, सिमिलर केस में दोबारा तरीके से, नए तरीके से डिसाइड हो सकता है। अभी हमारे चीफ जस्टिस कौन है? अरे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है बेटा? पिटाई होगी सर, तो इससे बोलता अखबार पढ़ा करो। एक तो होता अपने हिंदुस्तान में सब 20-25 चीफ जस्टिस, हमें कोई याद नहीं कोई कौन किसका, एक ही तो बंदा है DY चंद्रचूड़, पता होगा ना। अभी एक केस, मैं केस डिटेल भूल गया, अभी एक केस उन्होंने डिसाइड किया था, उस केस में उन्होंने जो रूलिंग दी, इनके फादर भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, इनके फादर भी चीफ, इज अ वेरी 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 नॉलेजेबल, वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। चीफ जस्टिस तो जो भी बनते हैं सब इंटेलिजेंट ही होते हैं, लेकिन DY चंद्रचूड़ का एक अलग ही नाम है, वेरी शार्प पर्सन, वेरी शार्प, वेरी नॉलेजेबल। तो इनके फादर भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं।
तो एक फैसला अभी उन्होंने कुछ रिसेंटली अभी 6-8 महीने पहले की बात है, वो मैटर में फैसला दिया था, और सेम वैसा ही केस सुप्रीम कोर्ट में पहले भी डिसाइड हुआ, और वो फैसला उसके फादर ने डिसाइड किया था जब वो चीफ जस्टिस थे, और उससे उल्टा डिसीजन उन्होंने दिया है। तो बड़ा कई बार अखबारों में लोगों ने देखो उसने फादर की बात को ना उल्टा कर दिया, ठीक है। सुप्रीम इसका तो क्या है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले सुप्रीम कोर्ट में बाइंडिंग नहीं है। बड़ा एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन बन गया था। उनके फादर ने जो चीफ जस्टिस जो डिसाइड किया था, उसका भी रीजन है, देखिए उनके फादर ने जब डिसाइड किया हो, क्या वो 25-30 साल पुरानी बात होगी, हाँ है ना, और हो सकता ज़्यादा ही हो। क्या सामाजिक परिस्थितियाँ उस समय जरूरी सेम हो आज है? नहीं। अब मैंने लॉ सारे किसके लिए, सामाजिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हो सकता है उन सब चीज़ों को समझते हैं उन्होंने डिफरेंट वो। एंड ये वैसे डीवाई जस्टिस चंद्रचूड़ जो अभी है, ये मतलब बहुत उस तरह के लोग हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड। मतलब कई बार कंट्रोवर्सी भी हो जाती है, कई लोग होते हैं ना भाई सिस्टम के हिसाब से चलते हैं, वैसे नहीं चलते, जो सही है सो सही है, उस टाइप का अप्रोच है। तो बहुत नाम है इनका भाई, डीवाई पढ़ा करो कभी भाई, मतलब अखबार में पढ़ते तुम कभी कुछ ध्यान ही नहीं देते। सिस्टम के बारे में समझो कि हमारा पूरा सिस्टम किस तरीके से चल रहा है। एनीवे आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीवन, लॉ ऑफ द लैंड क्लियर आपको, ठीक है। ना एक टॉपिक मैं आपको ले रहा हूं, दैट इज द presumptions in the interpretation of statutes. Presumptions in the interpretation of statutes. अच्छा, लेजिस्लेचर कोशिश करता है कि लॉ जो उसकी इंटेंशन है उसके अंदर शब्द का इस्तेमाल भी इंटेंशन के हिसाब से यूज हो, मतलब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो एक्ट के अंदर जो इंटेंशन को अचीव कर पाए, कोशिश पूरी होती है। लेकिन हम बोलते हैं ना, टू एयर इज द ह्यूमन, बोलते हैं इंसान है गलती, ये तो सुनो एक फ्रेज है, टू एयर, ERR, टू एयर इज द ह्यूमन, मतलब क्या है, इंसान है, इंसान से गलती होती है। अच्छा, लेजिस्लेचर का मतलब क्या, पार्लियामेंट की दीवारें और स्टेट की लेजिस्लेटिव दीवारें इंसान ही बना रहे हैं ना अल्टीमेटली। हम बोलते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर पार्लियामेंट, तो सेंट्रल पार्लियामेंट के अंदर इंसान ही बैठे ना, वही बना रहे हैं, तो हो जाती है गलती कई बार। तो उस कॉन्टेक्स्ट में लॉ बोलता है कि अगर मान लिया कोई आप लॉ इंटरप्रेट कर रहे हैं और उसके अंदर कोई इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्लियर नहीं समझ में आ रही, या कुछ आपको लग रहा है कुछ कमी है, तो वहां पे आप कुछ सर्टेन प्रिजम्पशंस ले सकते हैं, हमारा लीगल सिस्टम अलाउ करता है टू डू द करेक्ट इंटरप्रिटेशन। लेकिन ये कब लेने अलाउड है, जब इंटेंशन क्लियर है, नहीं है, नहीं है। अगर क्लियर है तो फिर कुछ नहीं करना, फिर तो जैसे इंटेंशन उसके हिसाब चलना है। लेकिन कई बार होता है ना, चीजें इंटेंशन में हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही, और हो सकता है देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द इंटेंशन एंड द लैंग्वेज। ये सुनो, जो इंटेंशन सोचा और लैंग्वेज उस हिसाब से नहीं बनी हुई एक्ट के अंदर, ठीक है, स्टैच्यूट के अंदर, तो ऐसे केसेस में हमारा लीगल सिस्टम में परमिट करता है कि सर्टेन प्रिजम्पशंस लेके हम सही इंटरप्रिटेशन करें, सर्टेन प्रिजम्पशन लेके। लेकिन तब है व्हेन द इंटेंशन इज नॉट क्लियर, बट इफ इट इज क्लियर आप कोई प्रिजम्पशन नहीं ले सकते। वी हैव टू गो एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द इंटेंशन और द पर्पस ऑफ थॉट बाय द लेजिस्लेचर। इज दैट क्लियर? वो क्या क्या प्रिजम्पशंस है देखिए आपको। देखो पहला मैंने टॉपिक रखा इंट्रोडक्शन, मतलब अभी हम कोई रूल्स और प्रिंसिपल, अगले पेज पर तुम देखो यहां क्या स्टार्ट हो रहा है, रूल्स और प्रिंसिपल्स और इंटरप्रिटेशन का। रूल क्या क्या रूल्स और क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, ये अगले पेज से स्टार्ट हो, आगे कई सारे रूल्स चलेंगे कई पेज तक। तो ये मैं आज नहीं करूंगा, ये कल कराऊंगा, मंडे को, सॉरी कल तो छुट्टी है, मंडे को कराऊंगा, ठीक है। आज मैं खाली इंट्रोडक्शन की जब टॉपिक जो पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में पहले समझे तो ये टॉपिक क्या है, ठीक है। नाउ देखिए लिखो, प्रिजम्पशंस आर यूज्ड इन द इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट ओनली when the intention of the legislature is not clear. When it is clear, they are to be avoided. They are to be, मतलब presumptions are to be avoided. अगर intention is clear तो presumptions are to be avoided, कोई presumptions नहीं लेने हैं। Clear? अच्छा, क्यों लेने हैं presumption अगर intention clear नहीं है? So that we get the correct meaning. भाई कुछ confusion है, बनाते समय रहेगी कमी, इंसान है, ठीक है, तो ये थोड़ी कि हम कमियों वाली चीज समझते रहे, ठीक है। तो we have to actually interpret in the right way. So for that we are allowed to take certain kind of presumptions. Clear? पहला प्रिजम्पशन देखिए आपको, द बेसिक प्रिजम्पशन यूज इन द इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट्स आर एज फॉलोज। बेटा देखो यहां से एक दो बच्चे ने जवाब दिया था, धनंजय चंद्रचूड़, ठीक है, आप लोग जवाब नहीं दे रहे हो, DY चंद्रचूड़, वही फुल नाम है, ठीक है, शॉर्ट में। एनीवे देखिए, पहला आपको बेसिक प्रिजम्पशन है, द वर्ड्स यूज इन द स्टैट्यूट हैव बीन यूज्ड इन द लिटरल सेंस विद प्रिसाइज मीनिंग अनलेस अदरवाइज डिफाइंड। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अब कोई भी एक्ट उठा लो,
उस एक्ट के अंदर क्या बहुत सारे वर्ड्स एक्सप्रेशंस यूज होते हैं? सारे सेक्शन को मिला के देखें, ये सुनो। अच्छा, उसमें जो कुछ वर्ड्स, कुछ एक्सप्रेशंस की क्या डेफिनेशन दी होती है? हाँ या ना? या जितने भी वर्ड्स एक्सप्रेशन सबकी डेफिनेशन दी होती है? वो तो इम्पॉसिबल चीज है। कुछ वर्ड्स एक्सप्रेशन की डेफिनेशन दी होती है। ये सुनो, अब ये ऐसा क्यों किया गया उसको समझने की कोशिश करना। अभी जो मैं नेक्स्ट पेज जो अभी मैंने आपको दिखाया था, अभी पढ़ नहीं रहे, ठीक है, उसमें रूल्स दे रखे कि सब इंटरप्रिटेशन के रूल्स क्या हैं। उसमें सबसे पहला रूल है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वो ये रूल ये कहता है, वो कोई भी लॉ इंटरप्रेट कर सबसे पहले वही रूल लगाना है, सबसे पहले। ये नहीं कि वही रुक जाना, और भी चीज करनी है, बट सबसे पहले वही रूल लगाना है। वो रूल ये कहता है कोई भी आप लॉ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, उसके अंदर जो वर्ड्स यूज हो रखे हैं, एक्सप्रेशन, फ्रेजेस जो भी यूज हो रखे हैं, यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलर मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, आम जनरल डिक्शनरी, इंग्लिश डिक्शनरी, ठीक है, डिक्शनरी मीनिंग, डे टू डे मीनिंग, आम जिंदगी में लोग उसे क्या मतलब समझते हैं वही मीनिंग लेना है। फिर वहां क्या लिखा हुआ आगे से, आज में क्या लिखा, उसी रूल में क्या लिखा हुआ, अनलेस दे हैव बीन गिवन सम टेक्निकल मीनिंग। अगर उसका कोई टेक्निकल मीनिंग दे रखा है और टेक्निकल सेंस में यूज हो रखा है, फिर वहां आप जनरल मीनिंग नहीं ले सकते। अच्छा, मुझे कैसे पता लगेगा टेक्निकल सेंस में यूज हो रखा है? उसका रूल ये है कि अगर कोई चीज डिफाइंड है, इसका मतलब क्या है? क्या लेजिस्लेचर उसका लिटरल मीनिंग चाहता था या टेक्निकल? टेक्निकल। ये सुनो, तभी डिफाइन किया है, तभी क्या किया है? डिफाइन किया है। अच्छा, उनको पता है लेजिस्लेचर को कि अगर एक एक्ट में, समझ देख लिए, एक एक्ट के अंदर, एक स्टैट्यूट के अंदर अगर मान ले लेट से 10,000 वर्ड्स यूज हुए, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, ऐसा नहीं गिनना शुरू कर दें, ये 10,000 वर्ड्स यूज हुए हैं, तो उनको पता है कि सब 10,000 में से अगर मान लिया हम सिर्फ 50 डेफिनेशन दे रहे हैं, हम क्या दे रहे हैं? 50 डेफिनेशन। इसका मतलब ये है बाकी 9,950 के हम डेफिनेशन नहीं दे रहे हैं। क्या उसका मतलब उनको लगा कि साहब उसको डेफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, वो जो यूज हो रहे हैं उनके जो आम मीनिंग है, डिक्शनरी मीनिंग है, पॉपुलर, हम भी वही चाह रहे हैं, हम भी वही मीनिंग चाह रहे हैं, तो मुझे अलग से डिफाइन। और पहला रूल क्या लगा है? कोई भी इंटरप्रेट किया, पहला कौन सा रूल लगा? रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। वो क्या बोलता है? इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू द लिटरल मीनिंग, डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग। तो उनको ही पता है कि लोग वो रूल अप्लाई करके इंटरप्रेट करेंगे तो वही मीनिंग उठा लेंगे। हाँ, अगर 50 चीज के वो लिटरल मीनिंग नहीं चाहते थे, जो 50 अलग से वर्ड, तो उसको क्या उन्होंने अलग से डिफाइन कर दिया। क्या वहां पे हम जनरल मीनिंग लेंगे, डिक्शनरी मीनिंग, या ओनली द डेफिनेशन गिवन अंडर दैट एक्ट? इसका मतलब कैसे पहचान करते हैं कि अगर एक एक्ट के अंदर, एक सेक्शन के अंदर, एक एक्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स एक्सप्रेशंस है, तो उनके आपको लिटरल मीनिंग लेना है या टेक्निकल मीनिंग लेना है? अगर डेफिनेशन दे रखी इसका मतलब क्या है? टेक्निकल। और नहीं दे रखी इसका मतलब क्या है? लिटरल, डिक्शनरी मीनिंग, आम, जो आम मीनिंग समझते हैं। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, मैं हमेशा बात इम्फेसाइज, फाउंडेशन जो बच्चे मेरे से पढ़ चुके हैं, फाउंडेशन में बोलता है बेटा अगर कोई चीज की डेफिनेशन दे रखी है तो बीच में आपको चौधरी नहीं बनना है कि मैं ऐसे सोचता हूं, मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है, वो सब बेकार है। डेफिनेशन दे रखी है, इसका मतलब क्या है? लेजिस्लेचर वांटेड दैट मीनिंग। आप उसका जनरल मीनिंग नहीं लगा सकते। अगर जनरल मीनिंग होता तो फिर डेफिनेशन दी की होती। लेकिन बच्चों को ऐसा कोई समझाता भी नहीं है, उनको लगता है सर मैंने तो इसके बारे में ऐसे सोच रखा है। अरे तुम्हारे सोचने से क्या होगा? अच्छा देखिए, आम भाषा में कोर्ट के डिसीजन को क्या बोलते हैं? जजमेंट बोलते हैं। कोर्ट की जजमेंट। एक लॉ है सिविल प्रोसीजर कोड, सीपीसी, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड 1900। वहां कोर्ट के डिसीजन को डिग्री या ऑर्डर बोलते हैं, जजमेंट नहीं बोलते हैं। अब पता है जजमेंट किसको बोलते हैं? वहां जजमेंट वर्ड भी है, वहां जजमेंट किसको बोलते हैं? एक कोर्ट ने कोई फैसला दिया, होता ना ए और बी के बीच में डिस्प्यूट है किसी प्रॉपर्टी को लेके, तो कोर्ट ने मान लिया डिसाइड किया ए सही है, बी गलत है, ये प्रॉपर्टी ए को मिलेगी या बी को मिलेगी, जो भी डिसाइड किया। अब कोर्ट ने ये जो फैसला किया उसके क्या रीजंस हैं, द स्टेटमेंट कंटेनिंग दैट रीजंस, डिसीजन नहीं, डिसीजन तो अलग है, वो तो डिग्री है। द स्टेटमेंट कंटेनिंग द रीजंस व्हाई द कोर्ट हैज सो डिसाइडेड, दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड जजमेंट। आप सोचिए, अब सिविल प्रोसीजर कोड आप पढ़ रहे हो, वहां जजमेंट वर्ड आ रहा है, वहां जजमेंट का मतलब फैसला लगा रहे हो जो आम जिंदगी में समझते हैं। आप क्या कर रहे हैं? डिक्शनरी मीनिंग देख रहे हैं, डे टू डे पॉपुलर मीनिंग, और वहां जजमेंट का कुछ और मीनिंग दे रखा है। क्या आप कभी समझ पाओगे क्या कहना चाह रहा है? नहीं, हमेशा ही कंफ्यूज हो जाओगे आप। तो होता क्या है, बहुत बच्चों को मैं समझाता हूं, बेटा डिक्शनरी जब कोई चीज डिफाइन कर रखा है एक्ट में, तो आप जनरली क्या समझते हैं भूल जाइए उसको। अगर आप, वो तो आपने डिक्शनरी मीनिंग है, पॉपुलर मीनिंग समझ रखा है, और वो मीनिंग लगा रहे हो, और वहां मीनिंग तो उन्होंने टेक्निकली कुछ और दे रखा है। डेफिनेशन देने का मतलब ही वो टेक्निकल मीनिंग चाह रहे हैं।
आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इससे एक बात क्या पता लगती है, किसी भी एक्ट में जो डेफिनेशन दी होती है क्या बहुत इंपॉर्टेंट होती है, यस और नो। आप उसको कभी भी लाइटली नहीं ले सकते, बिकॉज वो सब टेक्निकल सेंस वाली चीजें, और हमने जनरल लगा दिया, सब गड़बड़ हो जाएगी, सब गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए वन हैज टू पे वेरी हाई इंपॉर्टेंस टू डेफिनेशंस। किसी भी एक्ट को पढ़िए, जो वर्ड डिफाइंड एक्सप्रेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट। वही पहली बात लाइन सेंटेंस प्रेजम्पशन बोला, द वर्ड्स यूज्ड इन स्टैट्यू हैव बीन यूज्ड इन लिटरल सेंस जनरली, लिटरल प्रिसाइज मीनिंग वही डिक्शनरी मीनिंग, अनलेस अदरवाइज डिफाइंड। हाँ, अगर अलग से डेफिनेशन दे रखी है फिर तो आपको वहां डेफिनेशन वाला ही मीनिंग लेना पड़ेगा, फिर वहां डिक्शनरी मीनिंग आप नहीं ले सकते। इज इट क्लियर? इसी को मैं एक प्रैक्टिकल एक बहुत सिचुएशन और बताता हूं, सुन के हैरान हो जाओगे। दिल्ली का खास करके, अच्छा चलिए दिल्ली में क्या हर शहर में ही कि जितनी प्रॉपर्टीज होती हैं उसमें कुछ प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल है, कुछ कमर्शियल है, ये है वो है, ऐसे होता है ना। कुछ ना मिक्स लैंड यूज होता है कि साहब उसमें कुछ पोर्शन में आप कमर्शियल एक्टिविटी कर सकते हैं, कुछ पोर्शन में जो होता है कि ग्राउंड फ्लोर पे कर सकते हैं, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको रेजिडेंस कमर्शियल या पूरा ही कमर्शियल अलाउड है। ये सब चीज़ें डिसाइड करने का राइट किसका है, किसके पास है पावर है? उस सिटी की म्युनिसिपल बॉडी के पास। दिल्ली में एमसीडी, एनडीएमसी जो भी है, अब तो कमर जो एमसीडी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन डली, हर सिटी की म्युनिसिपल बॉडी, ये उनके राइट्स है, उनके पावर्स है। क्लियर है? अब एक चीज बताओ, बहुत लोगों में देखा है एमसीडी के हिसाब से दिल्ली में एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। कई लोगों ने कमाल क्या कर रखा है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से कह के उस पर कॉमर्शियल बिजली का मीटर लगवा लिया है। अब सुनो, बिजली का मीटर एक रेजिडेंशियल होता है, कॉमर्शियल में रेट ऑफ पर यूनिट महंगा होता है। वो बोलता है बिजनेस कर रहे हैं तो वो महंगी होती है बिजली, ठीक है, वो लगवा लिया। फिर दूसरे को किराए पे देते, जी हमारे यहाँ कॉमर्शियल मीटर लगा हुआ, हमारे तो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। ऐसे कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किराया कम होता है रेजिडेंस से, ज़्यादा होता है, ज़्यादा, और उससे अनाप शनाप किराया लूटते हैं। क्या ये सब गलत बातें हैं? ये सब अब तुम आम मीनिंग लगा रहे हो, कॉमर्शियल मीटर लगा रखा, हमारी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल। भैया बिजली विभाग थोड़ी तुम्हारा बताएगा तुम्हारी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल है कि नहीं, ये तो म्युनिसिपल डिपार्टमेंट बताएगा। और तुमने आप बिजली विभाग से कॉमर्शियल मीटर लगवा लिया, बोल रहे मेरी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल होगी, क्या बेवकूफी वाली बात है। अच्छा, वो मीटर लगाने में क्यों मना नहीं करता? वो बोलता लगवा लो, तुम तो ज्यादा बिल दोगे मुझे। अच्छा, 100 यूनिट अगर यूज करोगे, पर यूनिट अगर रेजिडेंशियल का 8 रुपये रेट है, कॉमर्शियल का 12 रुपये है, तो मुझे ज्यादा पैसे, मुझे क्या परेशानी है, लगवा लो। लेकिन आपके क्या कॉमर्शियल मीटर लगवाने से आपकी प्रॉपर्टी कॉमर्शियल हो गई? कल के दिन एमसीडी आके सील कर देगी प्रॉपर्टी अगर वहां कॉमर्शियल एक्टिविटी चल रही है। और होता है बहुत सारे केस में, कई किराएदार भी सोचते हैं ये कैसे हो गया, हमने तो कॉमर्शियल। तो जैसे देने वाले किराए वैसे लेने वाले, सब एक से एक बेवकूफ बैठे हुए हमारे यहाँ। समझ कुछ की है नहीं, उसे समझा दिया, वो तो ज्यादा किराया लूटने के चक्कर में सब बेवकूफ। अच्छा, तो दूसरी बात, उसे कॉमर्शियल मीटर लगवा दिया मकान मालिक ने, बिजली का बिल भी तो भरना किसको है, किराएदार को। तो उसको डबल चपत लग रही है, वो किराया भी ज्यादा दे रहा है कॉमर्शियल प्रॉपर्टी के नाम पे, बिजली का बिल भी, और वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी किसी भी दिन आके आपको म्युनिसिपल डिपार्टमेंट सील कर सकता है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू कि सब लॉ एक्चुअली, अब वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी उसकी टेक्निकलिटीज क्या है, आपको टेक्निकल एंगल से कॉमर्शियल प्रॉपर्टी क्या है अकॉर्डिंग टू द म्युनिसिपल बॉडी। अब जनरल भाषा में जी ये कॉमर्शियल बिजली का मीटर लगा हुआ है तो कॉमर्शियल, अरे तुम्हारे कहने से हो जाएगा। एनीवे, देखिए सेकेंड प्रिजम्पशन दैट इज द, एक बात तो मैं जरूर बच्चों को, हर बच्चों को सिखा दूंगा, फील करा दूंगा, रियलाइज करा दूंगा, मोर यू नो द लॉज, आपको आम जिंदगी में भी ना कोई जल्दी से बेवकूफ नहीं बना सकता। कोई भी ट्रांजैक्शन कर लीजिए आप, हर चीज में आपकी स्मार्टनेस आ जाएगी। अब हर बात को क्वेश्चन कर ले जाओगे, समझ ले जाओगे कि सामने वाला मुझे बेवकूफ नहीं बना दे। अच्छा, मेरा जो किराए पे लेते हैं वो बिजनेस कर रहा है ना, दुनियादारी वो भी जानता है ना, लेकिन बेवकूफ बन गया ना। बहुत सारे लोग हैं पूरी दिल्ली में, देखता हूँ जगह जगह ये हो रहा है। वो बोलते भी और सामने वाला ले भी लेता है समझ के ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है। एनीवे, देखिए नेक्स्ट, लायबिलिटी ओनली अटैचेस व्हेन देयर इज अ मेंस। अटैच मींस अ पर्सन विल बी लायबल, किसी बंदे पर लायबिलिटी अट्रैक्ट होगी, एक बंदा लायबल होगा कब, जब देयर इज अ मेंसरिया। मेंसरिया एक टेक्निकल टर्म है, उसका मतलब होता है गिल्टी माइंड। क्या मतलब होता है? गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड या रॉन्ग इंटेंशन, गिल्टी माइंड या रॉन्ग इंटेंशन कुछ भी कह सकते हो। स्पेशली जो क्रिमिनल लॉज हैं उसे बोलते हैं पर्सन कैन बी लायबल, कैन बी पनिश्ड, उसमें लायबिलिटी आ सकती है ओनली इफ ही हैज मेंसरिया। अगर मेंसरिया नहीं है
खाली एक्ट की वजह से वो लायबल नहीं हो सकता। क्रिमिनल लॉ में तो खासकर मतलब मेंसरिया की बहुत हाई इंपॉर्टेंस है। मैं एग्जांपल दूंगा, यू विल गेट मोर एंड क्लैरिटी। अच्छा, मान लिया कोई दो लोग हैं, ए एंड बी। बी ने ए के ऊपर कोई अटैक किया और ए को लगा कहीं वो मेरे को मर्डर ही नहीं कर दे, जान से नहीं मार दे, होता ना कोई वेपन से या कुछ इस तरीके से अटैक किया। ए ने अपने आप को डिफेंड करने के लिए काउंटर अटैक किया। अच्छा, अनफॉर्चुनेटली बी की डेथ हो गई, हो सकता कुछ लग गई इस तरीके से आपको, ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े में कुछ भी आपको अपने बचा। इसका मतलब ए के हाथ से क्या बी की डेथ हुई है ना, अगर ए किल्ड बी, बट क्या फिर भी ए आपको लायबल होगा? सुनो, फिल्मों में भी दिखाते हैं ना, सेल्फ डिफेंस में आपसे दूसरे की मौत हो गई। इसका मतलब एक्ट तो आपने किया, आपने दूसरा मार दिया है, लेकिन क्या इंटेंशन टू किल द अदर पर्सन वाज देयर? इफ मेंसरिया वाज नॉट देयर, गिल्टी माइंड, बैड, इट वाज नॉट देयर, दैट्स व्हाई यू आर नॉट लायबल। तो लायबिलिटी कब अट्रैक्ट होती है? व्हेन देयर इज अ मेंसरिया। अब मैं दूसरा एग्जांपल दूं, अब देखो, उसने उसको मार दिया ए ने बी को, फिर भी वो लायबल नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ए ने, दूसरा एग्जांपल है, पहले से मिक्स मत करना। ए ने बी को मर्डर करने के लिए उसमें कोई अटैक किया। इट्स अ गुड लक ऑफ बी कि बी बच गया। क्या फिर भी ए को अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनेगा? हाँ ना भाई, मर्डर की पेनल्टी नहीं लगेगी, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर की लगेगी। अब देखो, इसके अंदर बंदे को कुछ हुआ नहीं, बट फिर भी आप लायबल है। क्यों? मेंसरिया, इंटेंशन तो मारने का था, वो मरा नहीं, उसकी किस्मत है, उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन आप फिर भी अटेम्प्ट टू मर्डर केस बनता है। ठीक है, मर्डर केस नहीं बनेगा, अटेम्प्ट, सुना होगा, अटेम्प्ट टू मर्डर, ठीक है, केस बनता है और उस पर लाइबिलिटी। इसका था व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, एक्टिंग मोर इंपॉर्टेंट और इंटेंशन? तो ये इसी को मेंसरिया बोलते हैं। तो बोला पर्सन विल बी लायबल ओनली दिस अ मेंसरिया, क्रिमिनल लॉ के लिए बोल रहे हैं, क्रिमिनल लॉ में होता है, सिविल लॉ में नहीं। अच्छा, ये जो प्रिजम्पशंस है, ये कब लेने हैं? जितने प्रिजम्पशन पढ़े कब लेने हैं? व्हेन द इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर। अच्छा, मान ली एग्जाम, एक मान ली कोई सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ में तो ऐसे ही होता है। मान ली एक सिविल लॉ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि इन नॉन कंप्लायंस ऑफ सो एंड सो प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, जो भी लिखा हुआ सेक्शन में, अ पर्सन शैल बी लायबल फॉर दिस वन पेनल्टी irrespective of this fact whether they menstruate or not। ये लिखा हुआ सेक्शन में। मुझे बताइए, क्या इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्लियर है? तो यहां पे अगर मेंसरिया ना भी हो, किसी बाय मिस्टेक भी वायलेशन उस सेक्शन का हुआ, क्या उस पर पेनल्टी लगेगी? हाँ या ना? लगेगी। वाई? बिकॉज वहां पे हम ये प्रिजम्पशन नहीं ले सकते। कब ले सकते? जब इंटेंशन क्लियर नहीं है। हम क्या पढ़ा थे? व्हेन द इंटेंशन क्लियर है, तो वहां पे सब प्रिजम्पशन लेना अलाउड नहीं है। आई होप दिस क्लियर टू एवरीवन। आप में से शायद कुछ बच्चों ने एक मूवी देखी होगी, और नहीं देखी तो देखना जरूर मेरे रिकमेंडेशन पे। एक पिक्चर आई थी रुस्तम, देखी है ना? अच्छा, अब एक बार देखी हुई तो दोबारा देखना, अब ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखिए, उस सेल्फ डिफेंस तो ठीक है, रुस्तम जो पिक्चर है उसमें जो अक्षय कुमार ने जो कैरेक्टर रोल प्ले किया है, वो एक्चुअली केस है, एक देवर नेवल ऑफिसर, उसका नाम था के एम नानावटी। और देखो उसका नाम भी उसमें वही है, ठीक है। तो एक्चुअली उसी एक्चुअल स्टोरी, ये एक्चुअल केस है, उसके ऊपर पिक्चर बनी है, के एम नानावटी। और ये क्रिमिनल लॉज का आज तक हिंदुस्तान का वन ऑफ द लैंडमार्क केस है, इसलिए उस पर स्टोरी, उसी के ऊपर फिल्म बनाई गई है। तो एक्चुअली उस केस में क्या होता है, अक्षय कुमार ने दूसरे बंदे को मारा होता है, और कोर्ट में वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ मैंने मारा है। बट मेन सारी बहस इसी बात पे होती है कि इट वॉज अ प्री प्लान्ड मर्डर, मतलब इंटेंशन से। और वो अक्षय कुमार बोलता कि नहीं, मैं तो वहां उससे कुछ बात करने गया था, उसने मेरे पे अटैक किया, मैंने अपने आप को बचाने के लिए काउंटर अटैक किया, उस चक्कर में क्या हो, मेरे से वो मारा गया। सारा गेम यही है, सारा गेम यही है, और पूरी फिल्म इसी पे चलती है। तो बेसिकली वो क्या दिखा, मेंसरिया के ऊपर चल रहा है कि साहब मेंसरिया आपको था या नहीं था, पूरी मूवी यही है। तो जिन्होंने नहीं देखी जरूर देखना, ये OTT प्लेटफॉर्म में सब अवेलेबल, ठीक है। देखो क्या होता है, बहुत सारी मूवी सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए होती है। ऐसे से मूवी देखा करो जिससे ना कुछ सीखने को भी मिले। बहुत सारी ऐसी मूवीज आती है, और अनफॉर्चुनेटली हमारे हिंदुस्तान में ऐसी मूवी फ्लॉप हो जाती है। अभी देखो है ना, मैं अटल हूं, ठीक है, चल रही, क्या आई ना अभी अटल, कहीं तो नाम ही नहीं सुना। फाइटर सुना है? हाँ हाँ, फाइटर तो सब, क्या होगा फाइटर में, सब वाहियात सुना तो होगा। यही ना, मैं अटल, यही पिक्चर का नाम है ना। अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर पंकज त्रिपाठी उस पर रोल प्ले किया। अब वो फिल्म देखने से आपको अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में बहुत कुछ, और अटल बिहारी वाजपेयी का बहुत नाम था, एंड ही वॉज अ पॉलिटिकल लीडर फ्रॉम बीजेपी
who used to command the respect across the party lines, cutting across the, मतलब कांग्रेस वाले भी उनकी इज्जत करते थे. दैट वाज अ मैन. और देखिए कितना डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस है. इंडिया में पोखरण में सेकंड जो टेस्ट हुआ था न्यूक्लियर, ठीक है, उन्होंने करवाया था. अच्छा, इस तरह के मतलब बहुत दिलेर वाले लोग चाहिए. एक तरह वो पोएट भी थे, कवि भी थे. पोएट बोलते हैं ना सब, बहुत सॉफ्ट हार्टेड लोग. तो बड़ा मतलब उनमें बंदे, मतलब बहुत ऐसे लोग बहुत लिमिटेड होते हैं, बहुत गिने चुने होते हैं. जानिए समझिए, पूरी मूवी बनी उनकी लाइफ के ऊपर. अब देखो, मैं कल परसों ऐसे देख रहा था, वो सब धीरे धीरे सारे हॉल से उतर रही है. वो हिंदुस्तान में खाली कचरा बिकता है. वही फाइटर भाई साहब, एनिमल. एनिमल पिक्चर में तो ऐसे दिखाया है कि लीगल सिस्टम जैसी कोई चीज ही नहीं होती है. मतलब 100-200 बंदे तो ऐसे मार दिए खड़े खड़े, ठीक है. वो देख रहे हैं होटल के अंदर दनादन, ठीक है भाई साहब. प्लेन उड़ा के ले गए पूरे फुल ऑफ वेपन्स दूसरे कंट्री में, दूसरे को पीट पाट के मार मार के आगे आगे, ठीक है भाई. ये कुछ जंगल में रह रहे हो क्या है. और भाई साहब सुपर हिट, 700 करोड़ 800 करोड़, पता नहीं कहां जा रहे नंबर्स. अच्छा, इससे क्या होता है, फिल्म बनाने वाले छोड़िए, जनता का टेस्ट पता लगता है ना. जनता का टेस्ट पता लगता है, जनता क्या चीज पसंद कर रही, ठीक है. सब बकवास यूजलेस चीजें हैं. इनमें देखिए, और दूसरा, इस तरह वायलेंस देखे ना आपका भी दिमाग खराब होता है. बोलते हैं ना, इसका असर दिमाग पे ही पड़ता है. एनीवे, थर्ड देखिए, प्रिजम्पशन. हाँ, ये बच्चा बोला सर अभी रिसेंटली 12th फेल भी एक बहुत अच्छी मूवी आई है. यस, देखिए नेक्स्ट ये बोल रहे थे, स्टैच्यूट ऑफ द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, सॉरी द स्टेट ऑफ द गवर्नमेंट. स्टेट का मतलब गवर्नमेंट, स्टेट का मतलब स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट का मतलब सरकारें हैं, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट. द स्टेट दैट इज गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. अच्छा, LIC UTA सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, ये सुनो. तो स्टेट दैट इज द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, जनरली हम मान के चलते प्रिजम्पशन कि साहब उनको एग्जेम्प्टेड है लॉ से, मतलब इसका लॉ पे नहीं लगता. लेकिन अगर एक्सप्रेसली लॉ में लिखा हुआ है कि साहब इन पे लगेगा, तब क्या लगेगा. देखिए लिखा ऐसे पढ़ो, द स्टेट और गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर डीम्ड टू बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम व्हाट, लॉज, लेजिस्लेशन उन पे नहीं लगते, स्टैट्यूट. फिक्स ब्रैकेट में बीच में क्या लिखा, अनलेस एक्सप्रेसली कवर्ड. क्या मतलब हुआ, अगर एक्सप्रेसली लिखा हुआ उस एक्ट के अंदर स्टैट्यूट पे कि साहब ये गवर्नमेंट पे भी लगेगा, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन पे भी लगेगा, तब लगेगा. अदरवाइज क्या है, गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम व्हाट, एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ स्टैट्यूट, मतलब लॉ के प्रोविजन उन पे अप्लाई नहीं. लेकिन अगर एक्सप्रेसली एक्ट में लिखा हुआ है स्टैट्यूट में कि लगेगा, तो उस केस में लगेगा. इज दैट क्लियर. नेक्स्ट, नो मिस्टेक हैव बीन कमिटेड बाय द लेजिस्लेचर इन ड्राफ्टिंग द स्टैट्यूट. मतलब जो स्टैट्यूट बने हैं, लेजिस्लेशन ने बनाए हैं, हम ये प्रिजम्पशन लेके चलेंगे साहब उसमें कोई मिस्टेक नहीं. इसका मतलब क्या मैं समझाऊंगा. हम देखिए, कई बार हमें कमी लगती भी है, लेकिन कमी लगती है तो हम उसके ऊपर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या बदल सकते हैं नहीं. ओनली कौन बदल सकता है, लेजिस्लेचर. अभी मैंने थोड़ी देर पहले बॉम्बे हाई कोर्ट वाला जो बताया था, कहीं ना कहीं बॉम्बे हाई कोर्ट को लगा ना इस केस में एक्सेप्शन होना चाहिए, इस लेडी को अलाउ होना चाहिए, लेकिन फिर भी दिया नहीं, क्योंकि लॉ वो नहीं बता सकता. इसका मतलब कि कमी लगे हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं लेजिस्लेचर को, बदलाव होना चाहिए, ठीक है. मीडिया कई बार बोलती है कि साहब इस लॉ में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि मीडिया बोलता है ना, इसका वॉइस ऑफ द सोसाइटी. लेकिन आप जब तक जो लॉ है हम मान के चलेंगे कि साहब ये सही है, चाहे उसमें भले कमियां हो, हमें वही फॉलो करना है. हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बट वी कैन नॉट से कि मैं नहीं मानूंगा क्योंकि ये तो गलत बना हुआ है. ऐसा नहीं कर सकते. यू कांट डू लाइक दिस, ठीक है. आपको पनिशमेंट हो जाएगी, ठीक है, फॉर वायलेशन ऑफ द लॉ. इसका मतलब आप क्या मान के चलेंगे कि लेजिस्लेशन ने जो भी लॉ बनाया है उसमें कोई मिस्टेक नहीं है. इसका मतलब मुझे मानना वही पड़ेगा, भले मुझे गलत लगे, मैं उसमें सजेशन दे सकता हूं, ऑब्जेक्शन रेज कर सकता हूं, ठीक है. मीडिया कैन रेज द वॉइस, जुडिशरी कैन टेल द लेजिस्लेचर, बट जब तक आपको लेजिस्लेचर उसे नहीं बदलता, हमें मान के क्या चलना है,
जो भी लोगों ने बनाया है, ड्राफ्ट किया, वो सब क्या है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, मतलब क्या है, वो सब सही है. अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो द सेम एंड वी कैन क्वेश्चन इट, वी कैन रेज द वॉइस, वी कैन गिव द सजेशन, वी कैन गिव द ऑब्जेक्शन. बट क्वेश्चन ही मानना तब तक जब तक लॉ बदलता नहीं बाय द लेजिस्लेचर, जब तक नहीं बदलता हमें मानना तो वही पड़ेगा. हम अपने मन से नहीं बोल सकते मैं तो नहीं. तुम्हें याद होगा कई बार मैं पढ़ाते समय क्या बोलता हूँ, सेक्शन में ये लिखा हुआ लेकिन मेरे हिसाब से ये होना चाहिए, बोलता हूँ कई बार. अच्छा, जब मैं बोलता हूँ लेकिन मैंने अपनी बुक में लिखा वही होता था जो एक्ट में लिखा हुआ है. ये तो मैं अपनी तरफ आपको बता देता हूँ, लेकिन पढ़ा तो मैं वही रहा हूँ और बोलता हूँ वही लिखो जो एक्ट में लिखा हुआ है. क्योंकि वी कैन नॉट चेंज. अगर हम अपने मन से लॉ बदलने लग जाए फिर लेजिस्लेचर की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी. आई होप यू गेटिंग माई पॉइंट. ठीक है. हाँ, सोचने से समझने से हम अपने आप विचार बनते हैं कि सब लॉजिकली कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो फ्यूचर में कई बार अमेंडमेंट भी आती है उस पर. लेकिन जब तक नहीं आते हमें मानना तो वही पड़ रहा है. ये सुनो, नेक्स्ट देखिए. अच्छा, कोई भी स्टैच्यूट है, एनी स्टैच्यूट, क्या उसके अंदर बहुत सारी अथॉरिटीज को बहुत सारी पावर्स दी होती है. जैसे हम कंपनीज एक्ट बोले, कंपनी आरओसी, रजिस्ट्रार कंपनी, क्या बहुत सारी पावर है. रीजनल डायरेक्टर, बहुत सारी पावर है. ये सुनो, हम इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इनकम टैक्स ऑफिस कमिश्नर, ठीक है, ये जितने भी अथॉरिटीज होते हैं क्या उनको बहुत सारी पावर्स दी होती है. अच्छा, आर दोज पावर्स सपोज टू बी एक्सरसाइज इन अ फेयर मैनर, इन इक्विटेबल मैनर? आर दोज पावर्स सपोज टू बी मिसयूज और ओनली टू बी यूज्ड ओनली इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर? वही बात देख रखी है. अब तो कोई बंदा बोले कहाँ लिखा हो मैं तो मिसयूज भी करूँ, मुझे पावर दे रखी है. ऑब्वियसली इंप्लाइड है, प्रिजम्पशन है. Statute have been made with a view to exercise the powers given through it equitably and fairly. मतलब स्टैच्यूट के थ्रू जो भी पावर्स अथॉरिटी को दी गई है, और हर स्टैच्यूट में जो भी अथॉरिटी होती हैं, दोज पावर्स आर सपोज टू बी एक्सरसाइज इन अ इक्विटेबल मैनर, फेयर मैनर, नॉट सपोज टू बी यूज अनफेयर मैनर, नॉट सपोज टू बी मिसयूज. अच्छा, कई बार सुनो, कई सारी अथॉरिटी मिसयूज करती है. अगर उनको ये बात सामने आ जाए, उस पर केस बन जाए, क्या कई बार उनकी जॉब चली जाती है. सुनाओ, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है कि जो झूठ मूठ के अरेस्ट कर रहा है, अपनी पोजीशन गलत फायदा उठा रहा है, और ये बात प्रूव हो जाए, उसके अगेंस्ट में बंदा कोर्ट में चले जाए, क्या उसकी जॉब भी जा सकती है? ही में बी सस्पेंड. व्हाई? बिकॉज ही नॉट सपोज टू मिसयूज इट, ही ओनली सपोज टू यूज इट इन अ फेयर मैनर, इक्विटेबल मैनर. एंड ये प्रिजम्पशन है. कोई बंदा बोले सब मुझे, प्रिजम्पशन है कि सब शुड बी यूज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल मैनर. लास्ट पॉइंट देखिए. अच्छा, हमारे जो लॉज हैं, ये पूरा एकदम लाइव अपडेट दे रहा था. अभी अभी लॉ की बुक आई है, कुरियर वाला पहुंचा हुआ, ठीक है, फुल लाइव अपडेट दे रहा हूँ, ठीक है. चलो, अच्छी बात है बेटा. अच्छा, एक हमारे जो लॉज हैं वो हमारे कंट्री के लिए. अच्छा, कुछ हर एक कंट्री के अपने अपने लॉज हैं. अच्छा, कुछ इंटरनेशनल लॉज भी होते हैं. वो इंटरनेशनल लॉज सभी कंट्री पे बाइंडिंग होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर कंट्री के लॉ नहीं होते, उसको कहते हैं इंटरनेशनल लॉज. अच्छा, जरूरी कि हमारे लॉज जो बने हुए हैं दे मैच विद द प्रोविजंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ? नॉट नेसेसरी. तो वही जनरल प्रिजम्पशन देखा है, स्टैच्यूट इज नॉट इंटेंडेड टू बी कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट में मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल. जरूरी नहीं कि हमारे जो स्टैच्यूट हैं वो आपको मैच करें किससे? प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि वो अलग है और हमारे अलग है. लेकिन एक चीज बताइए, ये सारे प्रिजम्पशंस किस पे बेस्ड हैं? अगर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्लियर नहीं है, अगर क्लियर है तो उस केस में फिर आपको ये प्रिजम्पशन आप नहीं. जैसे मान ले, एग्जांपल लेता हूं, मान ले कोई स्टैच्यूट बना हुआ है और उसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है स्टैच्यूट के अंदर ही, या वो बनाया इस इंटेंशन से गया है टू मैच विद सम प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, तो क्या वहां ये प्रिजम्पशन चलेगा? नहीं. ये तब चलेगा जब आपको इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर. तो मैंने सारे तो 6 के 6 के प्रिजम्पशन, इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं. अच्छा, एक चीज बताइए, अकाउंट्स में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अभी आप पढ़ते हैं, क्या वो इंड एस है? हाँ, अरे वही इंड एस यार, टाई करूंगा, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ऐसे शॉर्ट फॉर्म समझ, कैलसी. हाँ, कैसे बोलते हो कैलसी? कैलसी कोई वर्ड है क्या? कैलकुलेटर को बोलते हैं कैलसी. इंड एस तो बहुत पॉपुलर टर्म है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को शॉर्ट बोलते हैं इंड, IND एस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अच्छा, जो इंड एस है, अभी कुछ साल पहले तक हमारे यहाँ एस थे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सिर्फ थे, ठीक है, AS1 अब इंड एस है. कोई बताएगा इंड एस का ओरिजिन कहां से है? हाँ. कोई बात नहीं, बता दूं.
एक मैं बोलूंगा तब याद आ जाएगा, IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या ये एक तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन बता रहे हैं लोगों, ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेट रिपोर्टिंग है। ये एक इंटरनेशनल लॉ है, IFRS, नाम से ही बोला, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं, ठीक है, ये एक इंटरनेशनल लॉ है। और मोस्ट ऑफ द बिग नेशंस इंक्लूडिंग इंडिया, नाउ दे आर मेकिंग देयर ओन अकाउंटिंग अपने अपने कंट्री के, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसको ध्यान में रखते हुए। तो इंडिया में भी जो आप इंड एस पढ़ रहे हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो इसी पे बेस्ड है। अच्छा, पहले नहीं था, पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो आप हमारे इंटरनेशनल से कोई मतलब नहीं था, लेकिन आज के दिन क्या ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनलाइजेशन से डू वी नीड अ यूनिफॉर्म अकाउंटिंग कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग प्रैक्टिस थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये सुनो कि बाहर वाले इंडिया में आए काम करें, बाहरी कंपनी इंडिया में बिजनेस सेटअप करें, यहाँ वाले बाहर, अगर वो मिसमैच होगा तो कहीं ना कहीं समझने में दिक्कत होगी एक दूसरे के बिजनेस को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। ये सुनो, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वी नीड टू अलाइन आवर अकाउंटिंग प्रैक्टिस विद द इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस, हमें अलाइन करना पड़ेगा, उनका मैच करना। तो अलाइन करने के लिए तो वर्ल्ड वाइड एक स्टैंडर्ड बने, ये इंटरनेशनल हो, IFRS, उसी के बेसिस हमने क्या बनाया है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब सोचिए, अगर आप इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को वो एक लॉ ही है, उसको आप इंटरप्रेट कर रहे हैं, तो क्या वो वाला प्रिजम्पशन लोगे दैट नॉट इंटेंडेड टू बी कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ? नो, वो तो बना उसी के लिए, वो बनाई उसके लिए, IFRS को ध्यान में। बेटा ये पढ़ते हो तो साथ में ये सब भी पढ़ा समझा करो, क्या चीज है, कहां से इसका ओरिजिन हुआ। पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होते तब इंड एस क्यों आए, क्योंकि अब और धीरे धीरे सब चीजें देखना, बहुत सारे लॉज अलाइन, GST भी इंडिया में इसीलिए आया। अच्छा, GST से पहले क्या गुड्स के टैक्स, एक्साइज ड्यूटी होती थी, ये सुनो, अब सर्विस टैक्स होता था। अब ये क्योंकि वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंट्री में GST आ गया है और हमारे यहाँ GST नहीं था, अगेन वी आर अलाइनिंग आवर थिंग्स विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि बोलते हैं आज के सिचुएशन में आप वर्ल्ड से अलग नहीं चल सकते, यू हैव टू मेक अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और ग्लोबल इकोनॉमी, उसके साथ चलना पड़ेगा कदम से कदम मिला के, जैसे सिस्टम चला तभी तो आप बोलेंगे साहब वर्ल्ड विल बिकम। अच्छा, यूरोप में क्या हुआ, यूरोप क्या एक कंट्री का नाम है या कॉन्टिनेंट है? तो उसमें कितने सारे छोटे छोटे देश हैं, लेकिन बहुत सारे देश हैं, लेकिन क्या उन्होंने आपस में क्या एक करेंसी कर लिए, एक्सेप्ट द एक UK और एक दो कंट्री और छोड़ के जिन्होंने पाउंड अपनी करेंसी रखी हुई है, बाकी सब यूरो कर रहे, कॉमन करेंसी हो गई, उनमें आपस में एक दूसरे से कंट्री में जाने में कोई वीजा पासपोर्ट कुछ नहीं है, वो इतने ट्रीटिंग इट लाइक वन नेशन, कॉन्टिनेंट को एक नेशन की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या एक दिन ऐसा आ जाए दुनिया में कि पूरे वर्ल्ड में क्या कोई पासपोर्ट वीजा कंसेप्ट खत्म हो जाए? हाँ या ना, कोई बड़ी बात नहीं है, इट्स नॉट अ बिग थिंग। अभी बीच में बात चली थी, आपने सुना होगा, जो UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट, जिसका मेन सिटी दुबई है, ठीक है, अब इंडियन गवर्नमेंट के कुछ बात चले कि UAE इंडिया वाले जो जाएंगे उनको पासपोर्ट वीजा की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बात चल रही है। तो धीरे धीरे तो चीजें बदल रही हैं, तो इसमें ऐसे माहौल में क्या हमें अपने सारे सिस्टम क्या वर्ल्ड सिस्टम से मैच करने पड़ेंगे? ये सुनो, तो यही इंडिया वैसे बने, इसलिए पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग चलते थे, GST भी इसलिए, ऐसे बहुत सारे लॉज हैं। तो वहां पर आप ये प्रिजम्पशन नहीं ले सकते कि साहब आवर लॉज आर नॉट इंटेंडेड टू बी, तो ये तो तब है जब आपको इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर क्लियर नहीं है। क्लियर अगर है, जैसे इसके अंदर एकदम क्लियर है कि साहब ये IFRS को मैच कराने के लिए बनाए गए। अच्छा देखो, एक चीज बताओ, वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज अपने अपने कंट्री के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाएंगे, जो भी नाम दे, वो IFRS को ध्यान में रख के बनाएंगे, तो क्या सबके अकाउंटिंग सिमिलर से होंगे? हाँ या ना? तो क्या वो यहाँ वाली कंपनी का दूसरे कंट्री में जाए तो क्या उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझ, किसी के साथ मिलकर ज्वाइंट वेंचर बनाना चाहती है वहाँ की कंपनी के साथ, क्या आसान है चीजें? क्या उससे मोर इंटरनेशनल ट्रेड होगा? ये सर, दैट्स आइडिया। देखो ये सब चीज समझा करो, क्वेश्चंस तो ये बात की चीजें हैं, मैंने बच्चों को देखा है क्वेश्चन करने में घुसे रहते हैं। ये छोटी चीजें हैं, ये क्लर्कों का काम है, बड़ी सोच बनाओ, ये चीजें बनती कैसे हैं, क्या कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, अचीव क्या करना चाहते हैं। तो एक फटाफट रिवीजन ले करते हैं 2 मिनट के अंदर। तो हमने आज क्या पढ़ा कि लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमें लेजिस्लेचर ने क्या सोच के लॉ बनाया, क्या इंटेंशन, पर्पस, ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए हमें इंटरप्रेट करना है। बट इट डज नॉट मीन कि हम इंटरप्रिटेशन करते समय या कोर्ट इंटरप्रेट लॉ को बदल देगा। द ओनली थिंग इज दे शुड रिमूव द क्रीजेज, ट्राई टू गिव द बेस्ट पॉसिबल लुक, ठीक है। और लॉ इंटरप्रेट करते समय कुछ प्रिजम्पशंस ले सकते हैं अगर इंटेंशन ऑफ द लेजिस्लेचर इज नॉट क्लियर। पहला प्रिजम्पशन कि जनरली हम जो भी वर्ड्स एक्सप्रेशन यूज हो उनके
लिटरल मीनिंग लेंगे, डिक्शनरी मीनिंग, पॉपुलर मीनिंग, डे टू डे मीनिंग। हाँ, अलग से उनकी डेफिनेशन दे के टेक्निकल, तो वहां पे फिर वही लेंगे, वहां आप डिक्शनरी मीनिंग नहीं लेंगे। दूसरा, एक बंदा लायबल तभी होगा जनरली जब उसका मेंसरिया है, बैड इंटेंशन है। अगर इंटेंशन नॉट बैड, ही विल नॉट बी लायबल। जनरली गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के ऊपर लॉ नहीं लगे, दे एग्जेम्प्टेड। हाँ, अगर एक्सप्रेसली उनको कवर करेगा उस लॉ में तो लगेगा। नंबर 4, आपको लॉज जो बने हुए हमें मान के चलना पड़ेगा वो सब सही बने हुए, लेजिस्लेचर ने उसे बनाने में कोई मिस्टेक नहीं की है। चाहे कमी हो, लेकिन हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं, बट मानना वही पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते मैं नहीं मानूंगा, यू कांट डू दैट। अगर नहीं मानोगे तो वायलेशन हो जाएगी, पेनल्टी लग जाएगी, ठीक है। नंबर 5 क्या था कि जो भी पावर्स दे रखी स्टैट्यूट ने जिसमें अथॉरिटी को, दोस पावर्स आर टू बी एक्सरसाइज इन अ इक्विटेबल एंड फेयर एंड नॉट सपोज टू मिसयूज, नॉट सपोज टू बी मिसयूज। और जितने भी हमारे स्टैट्यूट है जनरली दे आर नॉट नेसेसरी, दे मैच विद द प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। एंड लेकिन ये सारे प्रिजम्पशन के साथ एक चीज क्या लगी हुई है, अगर इंटेंशन तो लेके क्लियर नहीं है, क्लियर है फिर आप ये प्रिजम्पशंस नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज के लिए इतना ही, बाकी मंडे को हम कंटिन्यू करेंगे। एंड मंडे को मेनली मुझे पढ़ाने क्या, रूल्स और प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ठीक है, थैंक यू।